हिंदी साहित्य सम्मेलन के संयोजन में और नाट्यक्रम में जबलपुर का एक स्थापित और मजबूत स्तंभ जो है विवेचना रंगमंडल उनके सहयोग से हो रहा है। इसकी एक यदि कहीं बाद में अवकाश हुआ तो इस कार्यक्रम की भी एक कथा है। संतोष द्विवेदी जी जानते हैं कि ये कैसे आयोजित हुआ, लेकिन ये घट गया। कोई घटनाएं घट जाती हैं, उसी तरह से ये कार्यक्रम। तो दिन बीतते हैं, माह बीतते हैं, बरस बीतते हैं, लेकिन कभी कभी कोई रुत ऐसी होती है जो कविता की हो जाती है, कभी कभी कोई महीना ऐसा होता है जो कविता का हो जाता है। तो हमारे बीच में जो कविगण दूसरे शहरों से आए और हमारे शहर की भी सहभागिता है, उसके कारण सितंबर जो है वो कविता का हो गया, इसलिए इसका नाम ही हमने कविता सितंबर कर दिया। और मैं सभी कविगणों को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा और शेष सभा से चाहूँगा कि तालियों से हम अभिनंदन करें संजीव कौशल जी, आदरणीय मणिमोहन जी, जसवीर त्यागी जी, आलोक मिश्रा जी, अनुराग तिवारी जी और हमारे शहर से आकृति श्रीवास्तव और संतोष कुमार द्विवेदी जी, आप सभी आए और मंचासीन। मैं एक अनुरोध करूंगा कि जो भी अभी हैं सभा में वो सब थोड़ा आगे आ जाएं। थोड़ा सा खाली जगह होती है वो थोड़ी सी हम लोगों की ऊर्जा को चोटिल करती है, तो थोड़ा सा और आगे आ जाएं। निशांत जी से सबसे अनुरोध है कृपया और थोड़ा सा आगे आ जाएं, अच्छा लगेगा, आगे से बैठ जाए। तो ये एक ऐसा आयोजन जिसमें कि हम अलग अलग जगहों से, दिल्ली से, भोपाल से, गंज बसौदा से, मणि सर की तो पहले पुस्तक का ही नाम था कस्बे का कवि वो मन निकलता है, तो कस्बे को जो बड़े गर्व से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कवि मणिमोहन हमारे साथ में। मैं यहाँ पर अनुरोध करूँगा मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सचिव डॉक्टर शैलेंद्र पांडे से कि वे आएँ और इस कार्यक्रम में सहयोग के रूप में और विवेचना रंगमंडल के प्रतिनिधि के रूप में आशुतोष द्विवेदी जी आप लोग आए और संयुक्त रूप से पुष्प देकर हमारे सभी कविगणों का स्वागत करें। भाई छायाचित्र के लिए अवकाश दीजिएगा, एक बार रिप्ले कर लें। ये जो प्रतिभा संपन्न छायाकार आपकी छायाचित्र ले रहे हैं, ये बधिर छायाकार हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा इस शहर को मनवाया है। आइए संजीव कौशल जी, हाँ हाँ आपस में तय करते हैं। आकृति आप वहाँ जाए, उधर बैठे, वैसे भी मेरी आरक्षित कुर्सी है और आप दिखनी नहीं है। भाव के बाद थोड़ी सी कविता की बात कहेंगे ताकि एक भाव संपदा यहाँ पर हो जाए जिसमें कि कविता कहना आसान हो। एक बार जर्मनी में एक यहूदी कवि गिरफ्तार किए गए, तो उनकी 3 साल की बेटी ने मां से पूछा ये लोग पापा को क्यों पकड़ कर ले गए। तो माँ बोली पापा ने हिटलर के खिलाफ कविता लिखी। बच्ची बोली वो भी पापा के खिलाफ कविता लिख लेता। तो माँ ने कहा वो लिख पाता तो इतना खून करना है। शुरू करने के लिए एक बात करनी है, मैं सभी कविगणों से अनुरोध करूंगा कृपया एक बार मंच से नीचे आए और दीप प्रज्वलन का क्रम रह गया है उसको करें और फिर हम अपनी बात शुरू करें। आदरणीय गांधी साहब के भी अनुरोध है कि कृपया इस नगर की ओर से, हम सब लोगों की ओर से वरिष्ठ कलाकार श्री राजेंद्र दानी जी। सोलन भाई आप
जो कविगण आए हैं या जो रचनाकार हैं, जो कथाकार हैं, वो ही हमारे लिए मुख्य अतिथि हैं, वे ही हमारे अध्यक्ष हैं। आप ही के हाथों से हम चाहते हैं कि ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो। आइए आकृति बाबूशाह किसी अपरिहार्यता के कारण यहाँ पर आज नहीं है, किसी दूसरी अपरिहार्य कारण से यहाँ पर नहीं है। हम उनकी भाव उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। उनकी कविताओं का भी उन्होंने मुझे विशेष रूप से अनुरोध किया था कि मैं यहाँ उनकी ओर से यहाँ पाठ करूँगा, तो मैं मानता हूँ कि बाबूशाह भी यहाँ पर उपस्थित है अपनी कविता के साथ में और अपनी कविता के रूप में। तो कविता की थोड़ी सी बात, जैसा कि धूमिल ने कभी कहा था कि कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। क्या वो व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज है? ना भाई ना। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। वो कुंवर नारायण कहते थे कि कविता वक्तव्य नहीं, गवाह है। कभी हमारे सामने, कभी हमसे पहले, कभी हमारे बाद। कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान। जिसका पूरा मतलब है सच्चाई, उसे कोई हड़बड़ी नहीं है। उसे कोई हड़बड़ी नहीं कि वह इश्तहारों की तरह चिपके, जुलूसों की तरह निकले, नारों की तरह लगे और चुनावों की तरह जीते। वो आदमी की भाषा में कहीं किसी तरह जिंदा रहे बस। और वही कहते हैं कि पत्तों पर पानी गिरने का अर्थ पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। जीवन को पूरी तरह पाने और पूरी तरह दे जाने के बीच एक पूरा मृत्यु चिन्ह है। बाकी कविता शब्दों से नहीं लिखी जाती, पूरे अस्तित्व को खींचकर एक विराम की तरह कहीं भी छोड़ दी जाती है। बहुत कुछ दे सकती है कविता, क्योंकि बहुत कुछ हो सकती है कविता जिंदगी में, अगर हम जगह दें उसे। जैसे फलों को जगह देते हैं पेड़, जैसे तारों को जगह देती है रात, हम बचाए रख सकते हैं उसके लिए अपने अंदर कहीं एक ऐसा कोना जहां जमीन और आसमान, जहां आदमी और भगवान के बीच की दूरी कम से कम हो। वैसे कोई चाहे तो जी सकता है एक नितांत कविता रहित जिंदगी, कर सकता है कविता रहित गरीब। तो ये कविता की कुछ बात, और एक और कविता के साथ मैं इस बात का समापन करूंगा। वो धर्मवीर भारती ने कहा था, मूल्यवान है इसलिए, भूख खूरेजी गरीबी हो मगर, भूख खूरेजी गरीबी हो मगर आदमी के सृजन की ताकत इन सबों की शक्ति के ऊपर है। और कविता सृजन की आवाज है। क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज बाकी है। कौन कहता है कि कविता मर गई? मैं इस कविता की प्रस्तावना के बाद चाहूंगा कि हमारी सभा और कवियों के बीच में से मैं खुद को अलग करूं और उनको यहाँ पर आमंत्रित करूं। मैं सबसे पहले इस नगर को का प्रतिनिधित्व कर रही, नगर की कविता का प्रतिनिधित्व कर रही और स्त्री तत्व का भी प्रतिनिधित्व कर रही इस पूरी सभा में, जो हमारा मंच है उसमें, जो हमारी युवा प्रतिभा संपन्न कवित्री हैं आकृति श्रीवास्तव, बहुत संकोच के साथ में, हालांकि वो इस कार्यक्रम में आने के लिए उन्होंने रजामंदी दी है। उन संकोच उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, शायद उनकी कविता का भी हिस्सा है, लेकिन जब आप कविता सुनेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि वो अपनी कविता में उतनी ही मुखर है जितनी कि वो अपनी बातचीत में शांत है। आकृति मनोविज्ञान की विशेषज्ञ हैं और इस नाते वो मन की बातें खूब जानती हैं, मन की बातों में बहुत निष्णात हैं। और मुझे लगता है कि इसलिए शायद वो कविता के उन भीतरी आयामों में डुबकी लगाने में भी समर्थ हैं जहाँ पर कि कोई और किसी का जाना उतना संभव नहीं होता। मैं बहुत स्नेह से आकृति को आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ आएँ और जबलपुर का और स्त्री तत्व का यहाँ पर कविता के जरिए प्रतिनिधित्व करें। आप चाहें
वर्डलेस थे। यहाँ से पढ़ेंगे। धन्यवाद सर, ये अवसर देने के लिए कि मैं यहाँ अपनी कविताएं लेकर प्रस्तुत हूँ। तो मेरी पहली कविता साक्ष्य। सांझ के आंसू। सांझ के आंसू तुम्हारी छत पर, सांझ के आंसू तुम्हारी छत पर चांदनी में कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। कि सांझ के आंसू तुम्हारी छत पर चांदनी में कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। एक ही तरकीब है इन्हें मिटाने की। प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो कि सांझ का निशान भी बाकी ना रहे। और सूरज जब तेज चमक उठेगा और सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, सब कुछ, तभी ये आंसू सूख कर दिखाई देना बंद हो जाएंगे। जब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, तभी ये आंसू दिखाई देना बंद हो जाएंगे और तुम ललकार कर कहना, प्रकाश में सारे सच सामने आ जाते हैं। अगली कविता वजनदार किताब। बटोर रहे हो पन्ना पन्ना जीवन, जिल्द नहीं है। बटोर रहे हो पन्ना पन्ना जीवन, जिल्द नहीं है इस पर। शायद समेट कर वजन रखना होगा। तुम्हारी आवाजदार लेकिन उड़ती हल्की सूखी सूखी हंसी। तुम्हारी आवाजदार लेकिन उड़ती हल्की सूखी सूखी हंसी खुद के साथ उड़ा ले जाएगी ये पन्ने। सुनो, लो, मेरी मुस्कुराहट ले लो। आंसू से भीगी है, तर है, भारी है। अब जीवन बिना जिल्द की किताब बन गया, सिमटा, ठहरा, एकत्र, भारी और वजनदार। अगली कविता थम। ख्वाब तू तामील मैं, ख्वाब तू तामील मैं और रंग दुनिया बांट ले। ख्वाब तू तामील मैं और रंग दुनिया बांट ले। एक आस की छाया तले हम बढ़ रहे हैं, उत्साह के सोपान हैं हम चढ़ रहे हैं। विश्वास दे ईमान की नाजुक हथेली को, खार सी अमराइयों में फूल अपने छांट ले। ख्वाब तू तामील में और रंग दुनिया बांट ले। इस दृष्टि से हमको मिले ताकत नए उजास की। ये कदम तो नापते ऊंचाई उस आकाश की। आभास दे इस ज्योति का काली अंधेरी रात में। बढ़कर कदम बंजर धरा पर रोशन सितारे पाट ले। ख्वाब तू तामील में, रंग दुनिया बांट ले, रंग दुनिया बांट ले। अब अगली कविता विद्रोह। कह दिया तुमने कि स्वप्न हो मेरे वही पलकों में तुम्हारी जो पले। कह दिया तुमने स्वप्न मेरे हो वही पलकों तुम्हारी जो पले। कह दिया तुमने राह मेरी भी वही दर तक तुम्हारी जो चले। कह दिया तुमने कि ताज चमकेगा तभी मेरे लहू से ही धुले। कह दिया तुमने जो चुप तो आजन्म मैं खामोश हूँ। हैं उजाले सब तुम्हारे, आंखें खोल भी बेहोश हूँ। हर ओर तुम, हर गुण तुम्ही, मैं दोष हूँ। कह दिया तुमने हवाएं भी तुम्हारी, मैं सांस रोके मर गया। कह दिया तुमने झरने भी तुम्हारे, हर घूंट आंसू भर गया। हरि भी तुम्हारे, मैं स्वयं से हर गया। कह दिया तुमने तो बस अब बोलता हूँ तुम सुनो। मैं तुम्हारे उत्थान के हर स्वप्न से इनकार करता हूँ। सच सुना एक बार क्या हर बार करता हूँ। आज से विद्रोह हूँ कि दी हुई हर चोट को बेकार करता हूँ। बस करो कांटे चुभाना, अंगुलियां अपनी यही तलवार करता हूँ।
और तुम जलाओ झोपड़े, तुम जलाओ झोपड़े, मैं गगन की छत धरा घर बार करता हूँ। और तुम भले ही सच को ले छिप जाओ अंधेरी रात में, तुम भले ही सच को ले छिप जाओ अंधेरी रात में, मैं किरण से रोशनी का वार करता हूँ, मैं किरण से रोशनी का वार। अगली कविता शक्तिशाली। ये कविता कुछ सवाल हैं जो मेरे मन में तब उठे जब मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसे जगहें जहाँ स्त्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं था, मगर उनकी बातें बहुत थी। एक भी स्त्री नहीं, लेकिन एक भी बात बिना स्त्री के नहीं, मजाक स्त्री के बिना नहीं, चुटकुले बीवियों के बिना नहीं। तब कुछ सवाल जो मेरे मन में उठे वो इस कविता में है कि याद क्यों मेरी तुम्हें इतना सताती है, याद क्यों मेरी तुम्हें इतना सताती है कि मैं हूं न हूं पर बात मेरी छिड़ ही जाती है। याद क्यों मेरी तुम्हें इतना सताती है कि मैं हूं न हूं पर बात मेरी छिड़ ही जाती है। एहसास बिन मेरे ये हस्ती इतनी अधूरी है, एहसास बिन मेरे ये हस्ती इतनी अधूरी है कि तुम्हारे शौर्य को ये दीनता कितनी जरूरी है। तुम्हारे प्रेम की बन तृप्ति देखो मैं ही आई हूँ, तो तुम्हारी वीरता की शत्रु बनकर मैं ही छाई हूँ। जानकर खुश हूँ तेरा बनना बिगड़ना मुझसे है, जानकर खुश हूँ तेरा बनना बिगड़ना मुझसे है। चरित्र है तेरा मगर सजना संवरना मुझसे है। दृष्टि दूषित है तुम्हारी पहचान ना पाए मुझे तुम, कि मैं ब्रह्म हूँ मैं तेज हूँ ऐसे परे हूँ। पर तुम्हारी सोच किंतु परंतु मगर लेकिन अरे हूँ। मेरी चूड़ी तो खैर कायर है, मेरी चूड़ी तो कायर है चलो तुम वीर ही अच्छे, मेरी चूड़ी तो कायर है चलो तुम वीर ही अच्छे। और मुंह से निकले अगर कहीं जो शब्द हूँ सच्चे, तो करो ये फैसला, करो ये फैसला कि अब बिन माँ और बहन के अपनी लड़ाई खुद संभालोगे, बिन माँ और बहन के अपनी लड़ाई खुद संभालोगे। और न संभले तो भी मेरा नाम मुंह से ना निकालोगे। शान सच है अगर तो मेरे पीठ पीछे शील को कपड़ों से मत तोलो, शान सच है अगर तो मेरे पीठ पीछे शील को कपड़ों से मत तोलो। चलो आओ अभी उस आन पर, इस शुचि पर, उस शान पर, साहस पर, उस ईमान पर, गति पर, अभिमान पर, गौरव पर, उस बलिदान पर तुम आज फिर बोलो। और तुम्हारे दाग दामन के कभी मैंने दिखाए, तुम मेरे गिरने पे फतवा ले कहां से तुम चले आए। न मांगू भीख आरक्षण ये झूठ ये छलरण, कि मेरे बाजू है फौलादी मेरे कांधों में मजबूती, मैं अपने और तेरे ईमान का बोझा उठाए हूँ। मेरे होठों पे मुस्कुराहट मेरी आंखों में है मस्ती, सहारा वो चले देने जिन्हें सिर पर बिठाए हूँ। प्रेम हूँ समर्पण हूँ दया क्षमा एहसान हूँ यूं हूँ कि इंसान हूँ। जितने भगवान तुम मेरे मैं देवी भी तुम्हारी, जितने ईमान तुम मेरे मैं निष्ठा की पुजारी हूँ, और जितने इंसान तुम मेरे मैं मानव सी तुम्हारी हूँ। रात की नींदें सुबह अंगड़ाई मैं भी हूँ, ले हाथ में लो जल उठूं तरुणाई मैं भी हूँ। खुद पर लगाया है जो हर एक बंद प्रतिबंध मेरा है, खुद पर लगाया है जो प्रतिबंध मेरा है। जग से जुड़ी हूँ और तो हर एक बंध मेरा है, तुम्हें चाहूं या न चाहूं स्वानुबंध मेरा है। और मुक्ति पथ पर जिसे काला धब्बा बताते हो, फटी चादर तुम्हारी है वो पैबंद मेरा है। न माँ न बेटी बहन न प्रेयसी मानो तुम मुझे, मानव से मानव मानती संबंध मेरा है। न सीता हूँ न राधा हूँ न श्री हूँ ना मैं काली हूँ, तुम जो शक्ति पूजक हो मैं वो शक्तिशाली हूँ, तुम जो शक्ति पूजक हो मैं वो शक्तिशाली हूँ। धन्यवाद।
इस जो कैनवास है उसमें जो रंग दे दिया है उससे मतलब आगे की बात जो है मुझे लगता है कि बहुत जो चित्र बनने वाला अवधेश भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जो पेंटिंग बनने वाली है वो बड़ी कमाल होगी। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर शैलन सिंह राजपूत, पेशे से चिकित्सक लेकिन हृदय से कवि, आप आए और आकृति को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान। आकृति के विषय में एक बात बहुत जरूरी जो साहित्य के सरोकार की वो बताना था। आकृति और इनकी दोनों बहनें अलंकृति और अनुकृति और मम्मी भी, आप सब मिल के ये परिवार जो है इसने एक ऐसी साहित्यिक परंपरा जबलपुर में रची है शब्द नाम से, जिसका आगाज पिछले बार शब्द 2021 के रूप में हुआ था और मुझे बाद में ऐसे समाचार मिले कि देश भर में उसको एक बड़ी समृद्ध साहित्यिक उत्सव के रूप में पहचाना गया, जैसे कि वो बहुत वर्षों से हो रहा हो जबकि वो इनका आगाज था। उसको ये फिर रचने के संघर्ष में है, ये संघर्ष होता है, हम सब जानते हैं जो कोई आयोजन करते हैं। मैं चाहता हूं कि उसके लिए भी हम शुभकामना के रूप में एक बार तालियों से त्रिवेणी का अभिनंदन करें। अनुप्रति शायद यहाँ नहीं है। और अगले क्रम में मैं यहाँ पर भोपाल से, हालांकि उनका ये इस शहर को भी वो अपना घर कहते हैं, अनुराग तिवारी हमारे साथ में हैं और मैं उनका परिचय आपको देना चाहता हूँ। जिला सिवनी में जन्मे हैं अनुराग, अभियांत्रिकी के विद्यार्थी हैं, शायद कृषि अभियांत्रिकी के, पर आंतरिक रूप से उनका चोर मन बार बार कविता की कक्षा में दौड़ जाता है शुरू से। भोपाल में रह रहे अनुराग हिंदी साहित्य सम्मेलन भोपाल इकाई के उपाध्यक्ष के रूप में भी एक सार्थक रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। अभी जिया नहीं उनका कविता संग्रह है जो 2018 में बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। इसी संग्रह पर उन्हें मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का पुनर्नवा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अनुराग की कविताओं पर सुप्रसिद्ध कवि गीत चतुर्वेदी ने कहा है, अनुराग तिवारी में कठिन प्रेत की साधना का संयम है जो कि उड़ती हुई कविता के पंख में बंधी किसी पंक्ति सा अपने निशान छोड़ता चलता है। उनके यहाँ सादगी एक त्वचा का नाम है जो देह के भीतर की सारी जटिलताओं को आवृत किए रखती है। ये कविताएं तीव्र आवेग, भाव विविधता और अनुभूतियों की बहुलता को दुलारती हैं। मैं अनुराग जबलपुर में ही पढ़े हैं। उन्होंने एक उनकी कविता थी जिसको मैंने उनसे लिया था अपने संदर्भ के लिए। उसमें वो कहते हैं कि हर शहर उसमें रहने वालों से सवाल करता है और उस शहर का सवाल ये कि वो क्या सुख था जिसने मुझे गुब्बारे की तरफ फुलाने पर तुम्हें मजबूर किया, जिससे अब मेरी सांसें फूलती हैं। आधुनिकता की मजबूरियां शहर के शरीर को विस्तार देती हैं, पर शहर की आत्मा इससे कितनी सहमति होगी। अनुराग जबलपुर में पढ़े हैं। मैं उनका ध्यान उस जबलपुर की ओर जरूर दिलाना चाहता हूं। हालांकि जबलपुर को कहने वाले बहुत ताकत के साथ में शहरनामा कहने वाले दिनेश चौधरी यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं अपनी ओर से कहता हूँ कि जबलपुर एक ऐसा शहर है जो आधुनिकता को मजबूरी नहीं बल्कि अनुराग से देखता है। इसलिए हमारी आत्मा सहमति नहीं है। हमारे शहर की स्त्रियों की प्रार्थनाएं इस शहर को मुफलिसी में भी मुस्कुराने का हुनर देती है। मैं बहुत स्नेह से आमंत्रित करता हूँ अनुराग आए और अपनी बात करें। शुक्रिया विवेक भैया, बहुत प्यार से बुलाने के लिए। मैं बहुत समय से इस मौके का रास्ता देख रहा था कि कब अपने ही शहर में बुलाया जाऊंगा। कभी मैं भले ही भोपाल का हो गया हूँ पर लड़का जबलपुर का ही हूँ और यहाँ पे जब भी आता हूँ बहुत आता रहता हूँ, पर ऐसे जैसे फटियाना कहते हैं जबलपुर की लैंग्वेज में, मैं यहाँ लगातार करता रहता हूँ। पर ये पहला मौका और इसके लिए बहुत शुक्रिया। हनुमान सर और संतोष जी की याद से पढ़ता हूँ। मेरी पहली कविता है क्रांतिकारी। बार बार नहीं होती सच्ची क्रांति, बार बार सही अर्थों में नहीं जागता नींद और रोजगारी के नीचे दबा जनसमूह। इसलिए हे क्रांतिकारी, जब बनना किसी क्रांति का हिस्सा तो देखना कि उसके मकसदों की मेहराबें टिकी न हो मासूम मांस के लोथड़ों पर, या लाशों के ढेर को कोई देखता तो नहीं सिंहासन के पहले लगी एक सीढ़ी की तरह। तुम्हारे परिवर्तन के लिए बहाए पसीने से कहीं महज सत्ता का इत्र न बनता हो। चिड़ियों सी चहचहाती किसी सुबह में किसी चाय की दुकान पर बेमतलब बैठे किसी अफवाह पर तय मत कर देना किसी की गुनाही, क्योंकि अफवाहों के रुख तुम तक भी पलट सकते हैं, क्योंकि अफवाहों के रुख
तुम तक भी पलट सकते हैं, तो अपने पड़ोस को लौट जाना झूठ है चिल्लाते, और अफवाहों के लिए बनना एक गैर संचारी यंत्र। फुटपाथ पर लगी किसी बेंच पर अपनी प्रेयसी की गोद में लेटकर सोचना कि ये जो हुजूम सा चला आता है, माथे पर पूर्व ग्रहों के साफे बांधकर, वह कौन सी गति के जड़त्व का गिरफ्तार है, वह कौन सी गति के जड़त्व का गिरफ्तार है, और प्रेयसी की गोद से उठकर उसी वक्त उसके लिए बनना एक सार्थक गतिरोध। हे क्रांतिकारी, जब आए क्रांति शब्द पहली बार जुबान पर, तब उसे प्रेम ही सुनना अपने हृदय तक, जैसे जब तुमने कहा था माँ शैशव में पहली बार, और सबने उसे सुना था प्रेम। शायद तुम्हें याद नहीं, पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे सिर्फ एक शब्द ने तुम्हारी दुनिया को सुखी किया, कि कैसे सिर्फ एक शब्द ने तुम्हारी दुनिया को सुखी किया। ये थी पहली कविता। दूसरी कविता पढ़ता हूँ, शीर्षक है मिलना, जरूरी मिलना। एक बार का मिलना मिलना होता है, दूसरी बार का मिलना मिलना होता है। मिलना जब सिर्फ मिलने से जरूरी होता है, तो हर बार का मिलना जरूरी मिलना होता है। जरूरी मिलने में बातें जरूरी मिलने जैसी होती हैं, जगह जरूरी नहीं होती। गैर जरूरी जगहों पर भी जरूरी मिला जा सकता है। दिल पर नाम उकेरने को वही पेड़ जरूरी नहीं होते, वही पेड़ ख्यालों में भी उग सकते हैं। हाथ वही जरूरी होते हैं, हवा की पीठ पर भी लिखे जा सकते हैं जरूरी प्रेम संदेश। वही उंगलियां जरूरी होती हैं, किसी शरीर के हर जरूरी कागज पर जरूरी उंगलियों से लिखी जा सकती हैं सबसे गैर जरूरी बातें भी जीवन की सबसे जरूरी कविता की तरह। कदम वही जरूरी होते हैं जिनकी जरूरी थाप सुनते ही जरूरी याद आ जाए कि तुम्हारे जरूरी पंख कहाँ और कैसे गैर जरूरी गिरवी रखे। जरूरी मिलने के जरूरी लोग मिलते हुए उतने जरूरी होते हैं जितनी जंगल की रात में कीड़ों की जरूरी आवाजें। जैसे बारिश के पहले की जरूरी हवा, बारिश के जरूरी पन के भी पहले, बारिश की जरूरी सभा के स्थगन को खत्म करती एक जरूरी घंटी की तरह बजती है। जिंदगी के सारे जरूरी पनों के बीच, जिंदगी के सारे जरूरी पनों के बीच कुछ लोगों से मिलना उतना जरूरी रहा आता है जितना जरूरी था उनसे पहली बार का जरूरी मिलना। जितना जरूरी था उनसे पहली बार का जरूरी मिलना। एक और कविता पढ़ता हूँ, एक फिल्म पे बेस्ड ये कविता है। फिल्म मैंने देखी थी, उससे मुझे ये कविता सूझी। गृह युद्ध आधारित एक फिल्म थी, उससे कविता निकली है। कविता का नाम है छोटा सा सच। युद्ध में लड़ता, कत्लेआम मचाता कोई किशोर यदि अपनी जान बचाने को आत्मसमर्पण करते तो पूछे जाने पर कहेगा कि तुम्हें लगता है मैं एक जानवर हूँ, एक राक्षस। पर यह सच उतना सच नहीं जितना सच यह है कि मेरे घर में एक माँ, एक छोटी बहन थी। मैं नहीं जानता वे दोनों अब कहाँ हैं। पिता और एक बड़ा भाई था, मेरे सामने उन्हें मार दिया गया। पिता और एक बड़ा भाई था, मेरे सामने उन्हें मार दिया गया। फिर एक छोटा सा सच यह है कि वे सब मुझे बेहद प्यार करते थे। मैं अब भी उन्हें बेहद प्यार करता हूँ। उनका बदला लेने के नाम पर मैं उकसाया गया। उससे भी छोटा एक सच कि मेरा भी एक बचपन था। मैं भी पानी में तैरती गेंद को पृथ्वी समझता था। बाप से अपने बेहद में डरता था। माँ की गोद में हर रोज सोता था। भाई से अपने प्यार में लड़ता झगड़ता था। बहन तो मेरी उस वक्त दूध पीती थी। उस वक्त में एक बच्चा था जिसे सुरक्षा और भविष्य के नाम पर बहकाया गया। तुम पूछोगे क्या तुम्हारे पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था? वह बगैर एक क्षण सोचे कहेगा नहीं। यदि था भी तो मैं आज तक नहीं जानता, और यदि है भी तो शायद मैं उस तक कभी पहुंच ना सकूं। एक कविता पढ़ता हूँ, बारिश का स्थगित राग। बारिश अभी स्थगित होने वाली है अगले साल तक के लिए लगभग, तो उसी के हिसाब से कविता बारिश का स्थगित राग। इसमें संगीत के कुछ रेफरेंसेस आपको मिलेंगे और मूलतः ये प्रेम की कविता है। बारिश का स्थगित राग। सुर
सांस की नदी की वह चंचल मछली है जिसे किसी कंठ ने साध लिया हो। तुम्हारे नाम का उच्चारण मेरा सबसे सच्चा सुर है कि मैंने तुम्हारे मछलीपन को दिल में साधा। तुम्हारे ना होने का किलपता समय सोहनी में विरह की बंदिश गाता है कि खुद को माधुर्य के कलेवर में अजब गर्व से खाली व्यतीत करता है। तुम्हारे ना होने के पहाड़ पर तुमसे मिलने की धुन बेमानी ग्रूव की तरह गूंजती है। हवा का संगीत तुम्हारे कदमों की थाप के बगैर अपनी जीवनदायिनी ताल चूकता है। तुम्हारी अनुपस्थिति के जंगल में मेरे रोमों के पपीहे तुम्हारी धूण के तड़पते गीत गाते हैं। तुम्हारे ना होने का आसमान तुम्हारी एक बिजली की चमक जैसी झलक को बदलाया हुआ है। बारिश का एक राग स्थगित है, बारिश का एक राग स्थगित है। तुमसे इस जीवन मिल पाना भी कोई अलौकिक घटना ही होगी। तुमसे इस जीवन मिल पाना भी कोई अलौकिक घटना ही होगी। इसलिए तुम्हारी चाहना में ली हर सांस में मुक्ति का तीव्र स्वर घुला हुआ है। इसलिए तुम्हारी चाहना में ली हर सांस में मुक्ति का तीव्र स्वर घुला हुआ है। एक और कविता पढ़ता हूँ, शीर्षक है विरह। कुछ लोगों को मैं यूं ही खोता रहा, कुछ दोस्त, कुछ प्रिय और एक प्रेमिका। विरह सिर्फ प्रेम का विरह नहीं था, साथ का भी था। बातों का भी एक विरह होता है, बातों से ज्यादा दिलचस्प। विरह होने के कारण से पहले मैं विरह चुनता था। कारण होने का विरह बहुत उदासीन विरह, बहुत उदासीन विरह, मृत विरह। साथ हो जाने की कल्पना हालांकि बेतुकी, पर साथ होने से ज्यादा जीवंत। मैं मिलन के गीतों में सोया, विरह की कविताओं में जागा। किसी के ना होने में उसके होने का हर दूसरे पल बजने वाला ऐसा पार्श्व संगीत था जिसे मैंने खुद रचा। उसकी मधुरता मिलन के मुख्य संगीत पर हावी रही। जीवन की फिल्म कितनी भी पिटी, पार्श्व संगीत पर मेरा नियंत्रण सराहा गया। मैंने जो जीवन चुना अकारण अपने हिसाब से, कुछ लोगों ने बहुत मदद की, अंतिम दो कविताएं हैं, जिसमें से एक कविता है शब्दों का मारा प्रेम। प्रेम को परिभाषित करने जब भी कुछ कहा गया, शब्द प्रेम को ढांप न सके। कहन की चादर के कोनों से प्रेम के पैर हमेशा बाहर निकले रहे। शब्द हमारी व्यर्थतम चेष्टा है जब महसूस ने को ही हो सब कुछ। भाषा एक अतिरेक है जब संकेत गढ़े और समझे जा सके। शब्दों के विन्यास और ध्वनि में ढूंढी गई होठों की एक अदृश्य कांप भर है प्रेम। शब्दों के विन्यास और ध्वनि में ढूंढी गई शब्दों की एक अदृश्य कांप भर है प्रेम। अभिव्यक्ति की अनंत में बनती परछाई में देखना, करीब दिखेगा प्रेम। जब दिख जाए बस वहीं ठहर जाना, कुछ कहना मत, बस देखते रहना। सुंदर कल्पनाओं के पहाड़ कहने की हलचल से पिघल जाते हैं। नदियों में बहता रहा आता है शब्दों का मारा प्रेम। एक कविता जो जैसा मैंने कहा था, शीर्षक है प्रेम प्रार्थना। मैंने अपने हिसाब से प्रेम की प्रार्थना क्या हो उसका एक इंटरप्रिटेशन जैसा है, मंत्र आधारित कविता है। प्रेम प्रार्थना। प्रेम एक तोप है जिसका मुंह अक्सर तुम्हारी मेरी सीध में रहता। प्रेम एक तोप है जिसका मुंह अक्सर तुम्हारी मेरी सीध में रहता। कैसा हो यदि उसका मुंह आसमान को हो जाए, और जब उसका गोला चले तो उसमें से निकले फूल और रंग और बारिश और संगीत सब पर बराबरी से बिखर जाए। तो उसमें से निकले फूल और रंग और बारिश और संगीत सब पर बराबरी से बिखर जाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।
आओ एक दूसरे को कंधे पर यूं उठा लें कि दूसरा कहे अब मुझे उतार भी दो। तुम थक जाओगे, तब करुणा प्रेम का ताज बने, तब करुणा प्रेम का ताज बने। हम प्रेम रोग से न ग्रसित हों, हमारी करुणा अनंत विस्तार पाए और इस विस्तार में हमारी समकालीन दुनिया शामिल हो। ओम सर्वे संतु निरामया, ओम सर्वे संतु निरामया। प्रेम में हम एक अनंत वृत्त के यात्री हों, हमारा गठबंधन इतना ढीला हो कि कितना भी खींच लो उसका एक धागा ना चटके, इतना तना भी हो वह कि हम हर हमेश इस अनंत वृत्त के एक अद्वितीय व्यास के दो प्रस्थान बिंदु हों जो एक दूसरे के पीछे यात्रा करें। यात्रा में इस वृत्त मार्ग की सारी सुंदरता हम अपने हृदय में समो लें, अकेले अकेले भी, मिलकर भी, और एक दूसरे के जीवन उत्थान के साक्षी बने, और एक दूसरे के जीवन उत्थान के साक्षी बने। ओम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ओम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। आओ अपने दुख को एक विदा दें कि दुख के जाने का हमें कोई दुख ना हो, सुख को पहचानें और उसका स्वागत करें। आत्मदया में नहीं है कोई आत्म गौरव, आओ सबके हमदर्द बने, हमारी संवेदना का कोई पारावार ना हो। ओम माँ कश्चित दुख भाग बवे। हम एक दूसरे के खिलाफ कटघरे में ना खड़े हों, ना जिरह कोई करें, ना फैसला भी कोई दें। हमारा प्रेम खुद हमारे हक की गवाही हो, हमारा प्रेम खुद हमारे हक की गवाही हो। ओम सैवीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। ओम शांति 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 शांति। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर आलोक अनुराग ने अपनी कविताओं के जरिए और अपनी जो भाव संपदा है वो हमसे साझा की। बहुत सी बातें कही जो कहीं हृदय से कही गई और हृदय तक पहुंची होंगी। हमारे साथ में नई दिल्ली से आए आलोक कुमार मिश्रा हैं। आलोक, इसके पहले कि मैं आलोक जी को आमंत्रित करूं, मैं अवधेश भैया को आमंत्रित करूंगा आए और अनुराग जी को स्मृति चिन्ह देकर। देश के सुप्रसिद्ध चित्रकार अवधेश वाजपेयी जी भैया थोड़ा ऐसा सम्मानित करेंगे। यहाँ देखिए भी। आलोक कुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल से आते हैं और फिलवक्त SIRCTC नई दिल्ली में सहायक प्राध्यापक हैं। यद्यपि मूलतः वे बच्चों के शिक्षक हैं और शिक्षक होना उनका चयन है, विवशता नहीं। इसलिए शायद उनकी रचनाशीलता का दायरा भी बच्चों और उनसे संवाद के इर्द गिर्द घूमता है। प्रायः सभी महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। मैं सीखता हूँ बच्चों से जीवन की भाषा, ये उनका कविता संग्रह है, और क्यों तुम सा हो जाऊं, ये उनका बाल कविता संग्रह है। बच्चों के साहित्य पर बहुत कम काम हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इस ओर अपनी दृष्टि दी है। उनकी कविताओं पर लेखिका डॉक्टर पूनम तुषामण कहती हैं, आलोक की कविताएं उनके रोज बरोज के शैक्षणिक अनुभव से उपजी कविताएं हैं, जिनमें वे बच्चों के बीच में केवल अध्यापक की भूमिका में नहीं रहते बल्कि खुद भी बच्चे बन जाते हैं। आलोक मिश्रा की कविता बताती है कि किस प्रकार कोई अध्यापक अपने छात्रों को एक संवेदनशील और सजग नागरिक बनाने का यत्न करता है। आलोक को अपनी कविताओं पर किस्सा कोताह पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अपनी एक कविता में आलोक उस शहर में रहना चाहते हैं जहां साइकिलों को देखकर रुक जाती हो मोटर गाड़ियां। वे कहते हैं, जहां साइकिल को देखकर रुक जाती हो मोटर गाड़ियां, अदब से और प्रेमी जोड़ों को देखकर मुस्कुराते हो बूढ़े और भर जाते हो किसी मीठी स्मृति की गंध। मैं जबलपुर के संदर्भ से प्रायः कोशिश करूंगा कि सबको जोड़ता चलूं, तो मैं आलोक को भी ये कहते हुए आमंत्रित करूंगा कविता पाठ के लिए कि जबलपुर एक ऐसा ही शहर है भाई आलोक, जिसकी स्मृतियों में प्रेम की मीठी गंध जीवित है, और आज भी यहाँ पर मोटरें जो है वो साइकिलों का लिहाज करना जानती हैं। मैं बहुत स्नेह से आलोक को आमंत्रित करूंगा, अब आए और अपनी कविताओं के साथ हमारे सामने हो।
शुक्रिया विवेक भैया। और जबलपुर के जितने भी कविता प्रेमी यहाँ बैठे हैं सबको नमन करता हूँ। जिस कविता को लास्ट में विवेक जी ने बोला मैं चाहता हूँ वही सुनाऊँ पहले, क्योंकि सुबह से जब से हम जबलपुर पहुँचे हैं मुझे वो शहर वही लग रहा है जिसकी मैंने कामना की थी दिल्ली में बैठ के। अभी हम लोग पूरे दिन घूमे हैं तो जितने भी लोग हमें मिले, जो भी जगहें हमने देखी, वो हमें उसी की ताकीद करा रही थी। तो वही कविता मैं सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है सुकामना। रहना चाहता हूँ शहर में जहाँ साइकिल देखकर रुक जाती हूँ मोटर गाड़ियां अदब से। प्रेमी जोड़ों को देखकर मुस्कुरा उठते हूँ बूढ़े और भर जाते हूँ किसी मीठी स्मृति के गंध से। रहना चाहता हूँ शहर में जहाँ गरीब से गरीब की आंखों में भी झलकती हो 2 जून की रोटी की आश्वस्ति, जहाँ अमीर भरे हूँ कृतज्ञता से खरीदते हुए सुख सुविधाएं किसान और धरती के प्रति। उस शहर में बसना चाहता हूँ जहाँ मैसर हो कम से कम इतना एकांत कि कवि कविताएं लिख सके और रो सके कोई भी मन भर। उस शहर में बसना चाहता हूँ जहाँ मैसर हो कम से कम इतना एकांत कि कवि कविताएं लिख सके और रो सके कोई भी मन भर, जहाँ बदतमीजी ना हो और हो भी तो कोई ना कोई रोक सके हर बार आगे बढ़कर। बसना चाहता हूँ ऐसे शहर में जहाँ इंसान की पहचान महज उसके इंसान होने से हो, धर्म की आयतें, श्लोक, वाणी सब ईश्वर की नहीं आदमी की बाह कहती हो, जहाँ मृत्यु शालीन हो और जिंदगी खिलती हो। कोई बताए कहाँ है ये शहर, कोई बताए कहाँ है ये शहर। जवाब मिल गया, जबलपुर है वो शहर। एक 2-3 कविताओं की सीरीज है। आजकल हम सभी जानते हैं कि बेरोजगारी जो है वो एक राष्ट्रीय समस्या है। तो बेरोजगार पिता के बच्चे 3 कविताओं की सीरीज है, वो लिखी है मैंने, वो सुनाता हूँ। पहली कविता, बेरोजगार पिता की बेटी। बेरोजगार पिता की बेटी देखती है तारों भरे आकाश को, न जाने किस तरह से कि आकाश बन जाता है एक बगीचा, तारे उसमें लटक रहे फल और खिलौने। बेरोजगार पिता की बेटी खुश होकर उछलती है, लपकती है एक टूटते तारे को पकड़ने और गिरती है औंधे मुंह। उसके गिरते ही धरती बन जाती है एक ब्लैक होल जिसमें समा जाते हैं सभी फल और खिलौने। इसी कविता सीरीज का दूसरा पार्ट, बेरोजगार पिता का बेटा। बेरोजगार पिता का बेटा देखता है रोज एक सपना। बेरोजगार पिता का बेटा देखता है रोज एक सपना कि उसके पिता जा रहे हैं काम पर और लौट रहे हैं वहां से कांधे पर लटकाए एक भरा हुआ झोला। पर वह झोला है या कोई झोल, जैसे ही लपकता है वह उस तक, झोला और सपना दोनों हो जाते हैं गोल। तीसरी कविता इस सीरीज की, बेरोजगार पिता के बच्चे। बेरोजगार पिता के बच्चे हालांकि बच्चे ही होते हैं, पर उतने नहीं जितने दूसरे। वे खेलते हुए सिर्फ खेलते नहीं बल्कि साधे रहते हैं एक अदृश्य संतुलन भी। भले उनके पास खिलौने नहीं होते, पर दूसरों के खिलौनों से भी नहीं खेलते ज्यादा, बहुत अच्छा लगने के बावजूद वे, क्योंकि डरते हैं कि कोई उन्हें याद ना दिला दे पिता की बेरोजगारी। इसीलिए वे खेलते हैं होकर बेखौफ, इंसानी दखल से दूर, पूरी पृथ्वी को बनाकर गेंद, दिशाओं को मैदान और बादलों को साथी। वे त्योहार घर के अंदर मनाते हैं, बाहर सिर्फ खिड़की से उनकी आंखें आती हैं, देखती हैं नजारे, हुलसती हैं, कुछ देर नाचती घूमती हैं, पर इससे पहले कि कोई देख ले उन्हें, कुछ याद कर सिमट जाती हैं उनकी आंखें खिड़की के अंदर की ओर। जब वे जाते हैं बाजार, पिता के कांधे बैठ या पकड़े उंगली, वे वहां चमक दमक से भरी दुकानों से ज्यादा देखते हैं पिता का चेहरा और बघारते हुए चलने लगते हैं बाजार की हर चीज की निस्सारता का गूढ़ दर्शन। तब वे बच्चे नहीं बाप बन जाते हैं अपने ही पिता के। बेरोजगार पिता के बच्चे अपनी माँ से सुनते हैं कहानियां राजा रानी और उनके ऐशो आराम की। वे हंसते हैं यह सुनकर कि राजा रानी भी परेशान रहते थे, और वे सोचते हैं कि अगर वो होते राजा रानी तो ठीक कर देते सब कुछ। सोचते, योजना बनाते, बहुत बार वो सो जाते हैं भूखे पेट और सपने में ही करने लगते हैं दुनिया दुरुस्त।
ये केवल बेरोजगार पिता के बच्चों की ही दशा नहीं है, कई बार बेरोजगार पिता के जो बच्चों के जो पिता होते हैं उनकी भी कुछ दशा होती है। तो ये कविता उस पर है, बेरोजगार संतानों के बूढ़े पिता। कुछ बूढ़े बने ही रहते हैं आजीवन जवान, अमरत्व के किसी वरदान से नहीं, बस हर सुबह शाम बनी ही रही मजबूरियों की बूटी निकलकर। जिंदगी उनके लिए दरअसल एक भारी पहाड़ होती है जिसे ढकेलने, खिसकाने, तोड़ने में वे जुटे ही रहते हैं। जवान बेरोजगार संतानों के बूढ़े पिता कुछ ज्यादा ही पिता होते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद की बहती नदी कभी सूखती तो नहीं, हाँ रोज कुछ सिकुड़ जरूर जाती है। जब भी उनमें उतरती है अपने बेरोजगार संतानों की छवि, जितनी तड़प, जितनी शिद्दत, जितना अबोला, जितनी नाउमीदी भेदती जाती है घर के जर्रे जर्रे में, उतनी ही खींच कर सीधी करते हैं वे बूढ़े अपनी झुकती रीढ़ की हड्डी, तानते हैं आशाओं और आशीषों की और घनी छाया। वे घर से ज्यादा टिकते हैं खेतों में, ऑफिस में, दुकान में, चाय या पान की गुमटी में। उन्हें उपजाना होता है और अन्न, कमाना होता है और पैसा, लगाना होता है और जोर, जीना होता है और कई बरस, अपने लिए नहीं, अपने बेरोजगार संतानों को टूटने से बचाने के लिए, जिंदगी में कभी हार न मानने का फलसफा बताने के लिए। वे अक्सर दोहराते हैं अपने दुर्दिनों की कहानी, वे अक्सर दोहराते हैं अपने दुर्दिनों की कहानी। गोया केवल यही मुश्किल दिन नहीं काटे उन्होंने, वे सुनाते हैं अपने पिता और उनके भी पिता के किस्से कि कैसे मुश्किलें थी उनके भी हिस्से। ऐसे बूढ़े पिता अक्सर निहारते हैं सूनी आंखों से आसमान, ढूंढते हैं उसमें अपने खो गए सपने। वे महीनों नहीं टिकाते नजर अपने बेरोजगार संतानों के चेहरों पर, क्योंकि उन पर दिखती है उन्हें अपने सपनों की टंगी लाश। लाचारी से उन्हें सख्त नफरत होती है, मर मर कर भी मरना मुलतवी रखते हैं बेरोजगार संतानों के बूढ़े पिता। तो ये कविता बेरोजगारी सीरीज पर लिखी थी मैंने। एक कविता जो अभी कोविड के दौर में एक मना स्थिति में लिखी थी इन दिनों। कविता लिखना लगता है अश्लील आजकल, कविता लिखना लगता है अश्लील आजकल, और किताबें पढ़ना बेहद उबाऊ और गैर जरूरी काम। आसमान से उतर कर पैरों पर आ गिरती है रात अक्सर ही घप से, करवटों में ढली रहती है नींद इन दिनों। पानी का गिलास उठाता हूँ तो गंगा के बिलाप का स्वर गूंज उठता है, उसमें तैरती लाशें बोलने लगती हैं कोरस में व्यवस्था की काहिली का आख्यान। टीवी खोलता हूं तो हो जाता हूं जल्दी ही बंद करने को मजबूर, क्योंकि घर के सारे ऑक्सीजन को उसमें पसरे जीवन का संघर्ष अपनी ओर खींचने लगता है और मैं खुद को उखड़ता महसूस करने लगता हूं। आकर बैठ जाता हूं फिर घर की खिड़की पर, दिखता है सामने की उदास स्कूल की दीवार पर टंगा पोस्टर पर राजा का हंसता मुस्कुराता चेहरा उबकाई आते आते रह जाती है। फिर देख लेता हूँ उसके मुंह पर पड़े कबूतरों की बीट, बस यही एक बात मुझे कुछ सुकून देती है इन दिनों। तो ये कविता थी, सर बता दीजिए। एक कविता है प्रार्थना। बस इतनी सी उग्रता रहे मुझ में, बस इतनी सी उग्रता रहे मुझ में, जितनी रहती है मादा पशुओं में अपने नवजातों की सुरक्षा को। इतनी ही व्यापी क्रूरता मुझ में, जितने से रस ले लेते हैं मधुकर बिना तबाह किए फूलों को। इतनी ही उदंडता शामिल हो मुझ में, जितनी शिशु में देखकर उमग उठते हैं माँ बाप। जब हों क्रोध में तो इतना ही हों जितने से बना सकूं पुल बिना सोखे दरिया समुद्र। बस इतनी ही बसे मुझ में ईर्ष्या कि चुरा भी लूं कभी किसी की बांसुरी, तो तोड़ ना सकूं और लौटा दूं सुरक्षित। लोभ से इतना ही वास्ता हो मेरा जितना होता है योगी का जगहों से, छूटने को नियति समझता रहूं मैं। हे प्रकृति, हे संस्कृति, रहूं भी अगर कमियों से भरा, तो बस इतना ही कि बार बार लौट सकूं मूल में, कि बार बार लौट सकूं मूल में। तो मुझे लगता है समय हो गया, एक कविता अंतिम और सुनाता हूं। तुम्हें बस खुद को उबारना है, कविता का शीर्षक है। मत बताना किसी लकड़हारे को जंगल का महत्व, मत बताना किसी लकड़हारे को जंगल का महत्व। उसकी आत्मा ने चखा है जंगलों का स्वाद, वह सखा है जंगल का। हो सके तो लाकर देना उसे नई कुल्हाड़ी,
नए जंगल उगाना तुम्हारा काम है। किसी मछुआरे को मत देना जीव हत्या के पाप पर प्रवचन, दे सकना तो लाकर देना उसे फटते जाल के बदले कोई नया जाल। छटपटाता है समंदर, तड़पती है मछलियां, एक दिन भी ना पाकर उसे, उस दिन समंदर आ बसता है उसकी आंखों में और मछलियां तैरने लगती हैं सपनों में। तुम्हारी धर्म के जज से बाहर हैं कई सभ्यताएं, उन्हें बाहर ही रहने दो। किसी बच्चे से मत लेना उसे दिए 10 रुपए जेब खर्च का हिसाब, तुम्हारी जोड़ तोड़ की मंशा से परे खर्चा होगा उसने उसे दुनिया खूबसूरत बनाने में ही। उसने खाई होंगी मीठी गोलियां दोस्तों के साथ, उछाला होगा एक सिक्का गली के मुहाने पर बैठी बुढ़िया की ओर, खरीद कर अर्पित किए होंगे कुछ कंचे धरती माँ को। ध्यान रहे तुम्हें दूसरों को नहीं बस खुद को उबारना है, बस खुद को उबारना है। शुक्रिया आप सबका। आलोक को सुनकर अच्युतानंद मिश्र का एक संदर्भ है, कविता में भाषा और शब्द एक जीवित सत्ता होते हैं। जब हम किसी की आप बीती कविता के रूप में सुनते हैं तो हमारी चेतना, विवेक और संवेदना के तार झंकृत होते हैं। हम कह सकते हैं कि जीवित व्यक्ति के संपर्क में आने पर हमारी चेतना स्पंदित होती है। क्या कविता के संपर्क में जब हम आते हैं तो यही स्पंदन महसूस नहीं करते? मुझे लगता है आलोक की कविता को सुनकर हमको लगता है कि हाँ, हम वही स्पंदन अनुभव करते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा हरप्रीत कौर जी को, जो कि हमेशा यहाँ हमारे कार्यक्रमों में एक सजग श्रोता के रूप में, साहित्य प्रेमी के रूप में यहाँ पर आमंत्रित रहती हैं, आती हैं। आप आएँ और आलोक को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। कम बनाया मैंने। आलोक जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। हम कार्यक्रमों में तथाकथित और यांत्रिक वरीयता के भी बहुत हामी नहीं रहे हैं और उसका भी व्यतिक्रम करते हैं, व्यवधान करते हैं। मैं एक अनुरोध करूंगा सभा से कि कृपया अभी तक आपने बना के रखा है आपस में बातचीत करने का संयम, और दूसरा मोबाइल को उपयोग नहीं करने का, वो उसको जारी रखें जिससे कि सभा इसी तरह से चले। बातचीत हम बाहर भी कर सकते हैं, तो कृपया हम एक अपनी पूरी शांति और सजगता के साथ में कभी जो इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं उनको सुनने के लिए अपनी चेतना का निवेश करें, ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ इस सभा से। हमारे साथ में मैं कह रहा था कि वरीयता का एक दुराग्रह होता है प्राय संचालकों के मन में कि वो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत समस्या में पड़ जाते हैं। हम लोगों ने उसका भी अतिक्रमण प्राय किया है, करते रहते हैं, जैसे कि हमने मुख्य अतिथि और अध्यक्ष की परंपरा का किया, बहुत सी परंपराओं का किया। हमारे साथ में संतोष कुमार द्विवेदी जी हैं और वो बहुत अच्छे आयोजक हैं, और उनका बहुत अच्छा आयोजक होना उनके कवि को प्रायः जो है वो मौन रहने पर विवश करता है, क्योंकि वो अपनी बात कभी कह नहीं पाते हैं। सबको बुलाते हैं उमरिया में, उमरिया से आते हैं वो, और सबको बुलाते हैं, सबकी कविता, सबकी कथा, सबके व्यंग सबको सुनवाते हैं, लेकिन उनकी कविता कभी ऐसा अवसर नहीं आता कि वो हमारे साथ साझा करें। तो मैंने इस बार विशेष रूप से उनसे आग्रह किया कि आप इस बार आयोजक नहीं, आपको कवि के रूप में हमारे साथ होना है। मैं चाहूँगा कि संतोष द्विवेदी जी का बहुत तालियों से हम स्वागत करें। संतोष जी मूलतः पत्रकार, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी और सर्वोदय कार्यकर्ता हैं। आप जन सरोकारों की पत्रकारिता, लोक संस्कृति संरक्षण और लोक साहित्य संचयन व संपादन से जुड़े हैं। अभी 25 खंडों में प्रकाशनाधीन बघेली लोक संपदा का समग्र संपादन कर रहे हैं, जिसकी पहली किताब सोहर राग परंपरा के नाम से आ चुकी है। कई अन्य कविता संग्रहों संकलनों के संपादन में भी आप जुड़े रहे हैं। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में एक सशक्त नाम संतोष द्विवेदी जी का माना जाता है। हाल ही में प्रकाशित मालिनी गौतम के कविता संग्रह चुप्पी वाले दिन और राम निहोर तिवारी के मुक्तक संग्रह पर आपकी लिखी समीक्षा की साहित्य जगत में बहुत चर्चा है। कविता आपकी मूल विधा है
आपके लेख और कविताएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। मणिमोहन जी के चयन और संपादन में आपका पहला कविता संग्रह भी शीघ्र ही आने वाला है। और वो कहते हैं, उनकी पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं। वो कहते हैं हमें लौटाना है पक्षियों को उनका आवास, उड़ने लायक आकाश निरापद बनाना है, उनका दाना खाना बचाना है, कदम कदम पर नीर घास फूस तृण हमें लौटाना है, क्योंकि हमें लौटाना है जो उनका भी है। जबलपुर से संतोष का इतना गहरा राग है कि वे एक ही दिन में अपने शहर उमरिया और जबलपुर दोनों में आपको मिल और दिख सकते हैं। मैं बहुत आदर से आमंत्रित करता हूं संतोष भाई साहब को कि आए और बताएं। ये विवेक जी का अनुराग ही है कि मैं यहाँ काव्य पाठ के लिए खड़ा हूँ। तो विवेक जी और आशुतोष जी के मेहनत को सलाम करते हुए मैं दानी जी से अनुमति चाहूँगा काव्य पाठ की। यहाँ मेरे बहुत प्रिय और आत्मीय जन बैठे हुए हैं, कई पुराने मित्र बैठे हुए हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि असंग घोष जी भी यहाँ बैठे हैं, स्वागत है उनका। और कुछ नए मित्र भी हैं। जबलपुर मेरे दूसरे घर जैसा है, तो मैं बस उसी आत्मीयता से यहाँ कविता पढ़ूंगा। सबको नमन। तो पहली कविता तो मैं वही पढ़ता हूँ जिसका कुछ अंश विवेक जी ने पोस्टर में इस्तेमाल किया। फिर कुछ छोटी छोटी 2-3 कविताएं और। शीर्षक है मैं नहीं रह जाता। क्या सचमुच मेरे भीतर इतना रुदन भरा है? क्या सचमुच मेरे भीतर इतना रुदन भरा है? यदि नहीं तो क्यों अक्सर ऐसा होता है? यदि नहीं तो क्यों अक्सर ऐसा होता है? कहीं भी कुछ देखकर, किसी से भी कुछ सुनकर या पढ़कर किसी पुस्तक की चंद पंक्तियां गीले हो जाते हैं नैनों के कोर। या पढ़कर किसी पुस्तक की चंद पंक्तियां गीले हो जाते हैं नैनों के कोर। लुढ़क जाती हैं गालों पर गर्म गर्म, लुढ़क जाती हैं गालों पर आंसू की गर्म गर्म बूंदें। भर आता है मन, भर आता है मन, मैं नहीं रह जाता। भर आता है मन, मैं नहीं रह जाता। कभी दृश्य, कभी स्वर, कभी शब्द बन जाता हूँ। कभी दृश्य, कभी स्वर, कभी शब्द बन जाता हूँ। बैठे बैठे ही किस से तो जुड़ जाता हूँ। क्या तो हो जाता हूँ, क्या तो हो जाता हूँ। मैं ये जो कोरोना का काल था, उस समय जो श्रमिकों की त्रासदी उत्पन्न हुई, उसको आप सब ने महसूस किया होगा। उस दौरान मैंने कुछ उस पूरे घटनाक्रम को कविताओं में दर्ज करने की कोशिश की और कुछ मणिमोहन जी की प्रेरणा से कुछ 30-40 कविताएं उस दौर में हुई। तो उन कविताओं में से मैं कुछ 2-3 कविताएं साझा करूंगा आपसे। आप अगर उस दृश्य को विजुअलाइज करेंगे कि कैसे मजदूरों की घर वापसी के दृश्य हमारे सामने आए और कितने संकटों और कष्टों से उनको वाबस्ता होना पड़ा, तो इस कविता से जुड़ पाएंगे। तो मैं पहली कविता पढ़ता हूँ सीरीज की, उसमें से 2-3 कविताएं पढ़ता हूँ। पहली एक कविता है, राजा नंगा है। बेहद जरूरी था, अनिवार्य और आत्यंतिक। बेहद जरूरी था, अनिवार्य और आत्यंतिक। अभी के अभी थाम देना, जो जहां है वहीं के वहीं रोक देना, यही एक विकल्प था कोरोना को हराने का। बेहद जरूरी था, अनिवार्य और आत्यंतिक। अभी के अभी थाम देना, जो जहां है वहीं के वहीं रोक देना,
यही एक विकल्प था कोरोना को हराने का। न अन्यः पंथः विद्यते अनाय, न अन्यः पंथः विद्यते अनाय। सैकड़ों तर्क, हजारों स्पष्टीकरण, सैकड़ों तर्क, हजारों स्पष्टीकरण, राजा कभी गलत नहीं होता है। सैकड़ों तर्क, हजारों स्पष्टीकरण, राजा कभी गलत नहीं होता। वे भूल जाते हैं शायद, वे भूल जाते हैं शायद लोकतंत्र का हर नागरिक चारण, भाट और भक्त नहीं होता। वे भूल जाते हैं शायद लोकतंत्र का हर नागरिक चारण, भाट और भक्त नहीं होता। सत्ता के भय से होंठ, प्रलोभन से आंखें, सत्ता के भय से होंठ, प्रलोभन से आंखें बंद नहीं कर लेता। वह बोलता है, वह बोलता है, बोल सकता है, बोलता है, राजा नंगा है। वह देखता है, बोलता है, बोल सकता है, राजा नंगा है। राजा जो खुद को प्रधान सेवक कहता है, राजा जो खुद को प्रधान सेवक कहता है, आसन्न महामारी से बेखबर, सत्ता के स्वार्थों में डूबा हुआ आकंठ, नमस्ते नहीं साष्टांग, नमस्ते नहीं साष्टांग, तख्ता पलट की सर्जिकल स्ट्राइक में डूबा हुआ, नमस्ते नहीं साष्टांग, तख्ता पलट की सर्जिकल स्ट्राइक के निर्लज्ज द्राविड़ प्राणायाम में उलझा, शवासन से उठकर आंख मलते उद्घोषित किया लॉकडाउन। शवासन से उठकर आंख मलते उद्घोषित किया लॉकडाउन। ताली, थाली, दिया और बाती, वह भूल जाता है बिना प्रबंधन के सुभाती नहीं, बिना प्रबंधन के भाती नहीं ठकुर सुहाती। देश ने भी दुनिया ने भी देख लिया, देश ने भी दुनिया ने भी देख लिया किसके लिए कब क्या जरूरी था। देश ने भी दुनिया ने भी देख लिया किसके लिए कब क्या जरूरी था, कौन क्या करता रहा। तब जबकि संवेदना सड़क पर घिसट रही थी लहूलुहान, तब जबकि संवेदना सड़क पर घिसट रही थी लहूलुहान, मानवता क्वारंटाइन में थी, मानवता क्वारंटाइन में थी। इसी सीरीज की एक दूसरी कविता पढ़ूंगा। शीर्षक है शहर की नाव। शहर जो स्वप्न लोक थे, मनोकामनाओं की पूर्ति के साक्षात नए देवता। शहर जो स्वप्न लोक थे, मनोकामनाओं की पूर्ति के साक्षात नए देवता, कामधेनु और कल्पवृक्ष की तरह, कामधेनु और कल्पवृक्ष की तरह, जहां का हर दिन होता इच्छा नवमी का दिन, जहां का हर दिन होता इच्छा नवमी का दिन, जो मांगो सो पाओ। चुंबकीय आकर्षण से परिपूर्ण खींचे चले आते थे गांव कस्बों के युवा, महिला, पुरुष, सब कुछ सहते उपनगरीय इलाकों की सड़ांध मारती बस्तियों में, अमानुषिक स्थितियों में अपना प्रेम निभाते, जीवन में वसंत आने की लालसा लिए टिके रहते। साल 6 महीने में घर जाते, फिर उल्टे पांव लौट आते। साल 6 महीने में घर जाते, फिर उल्टे पांव लौट आते। जब भी गांव जाते थोड़ा शहरीपन, जब भी गांव जाते थोड़ा शहरीपन, थोड़ी सी संपन्नता गांव में छोड़ आते। जब भी गांव जाते थोड़ा शहरीपन, थोड़ी सी संपन्नता गांव में छोड़ आते। गांव से हर बार थोड़ा सा गंवईपन, गांव से हर बार थोड़ा सा गंवईपन, देशी घी की खुशबू, अचार, मुरब्बा, सेतुआ, ठेकुआ, थोड़ी सी सरलता,
थोड़ी सी आत्मीयता शहर ले आते। लॉकडाउन की उद्घोषणा होते ही आखिर ऐसा क्या हुआ? लॉकडाउन की उद्घोषणा होते ही आखिर ऐसा क्या हुआ कि वही शहर मजदूरों के लिए अजनबी बन गया? वही शहर मजदूरों के लिए अजनबी हो गया। सड़कों पर निकल पड़े मजदूरों को रोकने संभालने कोई नहीं आया। सड़क पर निकल पड़े मजदूरों को रोकने संभालने कोई नहीं आया। क्या सचमुच शहर की नाव डूब रही थी? क्या सचमुच शहर की नाव डूब रही थी? उसे पतवार की आवश्यकता नहीं रह गई थी। उसे पतवार की आवश्यकता नहीं रह गई थी। एक अगली कविता है घर वापसी। इसी क्रम में घर वापसी की चाहत सबसे सहज, सबसे स्वाभाविक, करीब करीब सब में बराबरी से शुमार है। घर वापसी की चाहत सबसे सहज, सबसे स्वाभाविक, करीब करीब सब में शुमार है। तभी तो पराये देश से पंखों को परवाज बना हजारों मील लंबी यात्रा कर आने वाले साइबेरियन पक्षी आखिरकार लौट जाते हैं अपने वतन। हजारों मील लंबी यात्रा कर आने वाले साइबेरियन पक्षी लौट जाते हैं आखिरकार अपने वतन। सुदूर जंगलों की खाक छानकर वापस आ जाते हैं हाथी अपने प्राकृतिक रहवास। लौट जाती हैं मछलियां, लौट जाती हैं मछलियां प्रजनन के लिए मीठे पानी के अपने घर। उनके लिए बाध्यकारी नहीं है किसी भी सरकार का कोई भी नियम। उनके लिए बाध्यकारी नहीं है किसी भी सरकार का कोई भी नियम, लेकिन श्रमिकों पर लागू है। लेकिन श्रमिकों पर लागू हैं सरकारों के तुगलकी फरमान। भूख उन्हें खींचती है, मौत का भय उन्हें ठेलता है, घर उन्हें बुलाता है, उनके होने को, जीवित बचे रहने को आश्वस्ति देता है। कानून उन्हें रोकता है, पुलिस वाला ठोकता है, व्यवस्था उनके सपनों को, सड़कें, पटरियां उनके देह को कुचलती हैं। आपको याद होगा किस तरह से पटरी में सोए हुए मजदूर, कानून उन्हें रोकता है, पुलिस वाला ठोकता है, व्यवस्था उनके सपनों को, सड़कें, पटरियां उनकी देह को कुचलती हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि वे मुफलिस हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, मजदूर हैं। आज हम लोग नर्मदा के दर्शन के लिए, भ्रमण के लिए गए थे। हमारे दिल्ली के साथी थे तो उनको लेकर हम लोग भेड़ा घाट गए। तभी मुझे सूझा कि मैं ये कविता पढ़ूं। शीर्षक है खुरदुरे पत्थर। प्रवाह के साथ बहते चिकने पत्थर प्रतिरोध नहीं करते। प्रवाह के साथ बहते चिकने पत्थर प्रतिरोध नहीं करते। उनका आकार, प्रकार, गति और स्थिति सब नदी से है। उनका आकार, प्रकार, गति और स्थिति सब नदी से है। नदी ही उन्हें देती है शक्ल सूरत। प्रवाह के साथ बहने के एक अदद निर्णय के बाद मायने नहीं रखता उनका कोई चुनाव, कोई पसंद, कोई इच्छा। साथ साथ बहना, अनगिन थपेड़े सहना, तलहटी में चुपचाप पड़े रहना उनकी नियति है। लेकिन खुरदुरे पत्थर आत्मसमर्पण नहीं करते। खुरदुरे पत्थर आत्मसमर्पण नहीं करते, प्रवाह से टकराते हैं। प्रवाह से टकराते हैं, दो दो हाथ करते हैं, नदी के शांत स्निग्ध प्रवाह में मचाते हैं हलचल। नदी में सहसा उछल पड़ने वाली बूंदें, बनने वाली ऊर्मियां गवाह हैं इसकी। खुरदुरे पत्थर
जमीन पर मजबूती से टिकाए रखते हैं अपने पांव। नदी का खुरदुरे पत्थर जमीन पर मजबूती से टिकाए रखते हैं अपना वजूद। नदी को साधने का साधते हैं दांव। खुरदुरे पत्थर नदी को फिसलने से बचाते हैं। खुरदुरे पत्थर नदी को फिसलने से बचाते हैं, थामते हैं, बिलमाते हैं, नदी को झुकने की, सुस्ताने की देते हैं ठाव। खुरदुरे पत्थर नदी को फिसलने से बचाते हैं, थामते हैं, बिलमाते हैं, नदी को छुपने की, सुस्ताने की देते हैं ठाव। सही मायने में खुरदुरे पत्थर ही गढ़ते हैं नदी को। सही मायने में खुरदुरे पत्थर ही गढ़ते हैं नदी को, देते हैं दिशा और आकार, तोड़ते हैं उसकी एक रास्ता, घोलते हैं नवीनता, रचते हैं नया संगीत, नया सौंदर्य। खुली आंखों से देखना खुरदुरे पत्थरों का खुरदुरापन सब कुछ बयां करता है, सब कुछ बयां करता है। थैंक यू, सबको धन्यवाद। बहुत सुंदर। जैसे हम लोग उनके आयोजन से हमेशा प्रभावित होते हैं, संतोष भाई साहब जिस तरह से आयोजन करते हैं संजीदगी से, आज हमने उनके कविता पक्ष को भी सुना। हालांकि उनके और भी पाठ हुए होंगे, लेकिन हमने कभी इस तरह से आमने सामने रूबरू उनको सुना नहीं था। मैं अब नई दिल्ली से पधारे आमंत्रित यहाँ पर संजीव कौशल जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। उसके पहले संतोष द्विवेदी जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए हमारे कौशल विकास के क्षेत्र में जबलपुर में खासा शानदार काम कर रहे हैं अंकित गौतम को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। साहित्य प्रेमी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कौशल विकास में जबरदस्त काम है आपका। आप आए संतोष द्विवेदी जी को इस आयोजन की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा संजीव कौशल जी को। संजीव अंग्रेजी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। साहित्य अकादमी दिल्ली ने उनका प्रोफेसर साहित्य अकादमी दिल्ली ने उनका कविता संग्रह उंगलियों में परछाइयां प्रकाशित किया है। अनुवाद में भी संजीव का समृद्ध हस्तक्षेप है। जर्मन एवं ऑस्ट्रियाई कविताओं का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। विश्व साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों के अनुवाद उन्होंने किए हैं। पोलिश कविताओं का हिंदी में अनुवाद शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। दूसरी ओर उन्होंने नरेश सक्सेना की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो इस तरह से अनुवाद में समृद्ध हस्तक्षेप है संजीव का। संजीव को मलखान सिंह सिसोदिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। संजीव की कविताओं पर वरिष्ठ कवि मदन कश्यप कहते हैं कि जागृत राजनीतिक चेतना, समय और समाज की विडंबनाओं की गहरी समझ और भाषा की कलात्मक पारदर्शिता के कारण संजीव की कविताएं नई सदी की युवा पीढ़ी के बीच में अपनी अलग पहचान बनाती हैं। संजीव आवाज नाम से एक साहित्यिक चैनल भी चला रहे हैं, जिसमें लगभग प्रति सप्ताह सुप्रसिद्ध लेखक और कवि अपनी बात रख पाते हैं। अपनी एक कविता के जरिए वे कहते हैं, लकड़ी के ब्रश स्टैंड में दो ब्रश रखे हैं, एक दूसरे से सटे, एक दूसरे को सहारा देते हुए, सांसों की ताजगी से भरे। इतने बड़े घर में यही एक जगह है जहां हम साथ साथ रहते हैं। संजीव को मुझे बताते हुए फक्र होता है, और वो जैसा कि आलोक ने आज रेखांकित भी किया कि आपकी कविता घर के बीच की मानसिक दीवारों की व्यथा कहती है। और ये जबलपुर ऐसा शहर है जहाँ कुछ लोगों का अपना एक घर नहीं होता, क्योंकि ये पूरा शहर उनका घर होता है। घर घर साइकिल पर जाकर साहित्य बेचने वाले त्रिलोक सिंह ऐसे ही एक शख्स थे जो रोज एक नए घर में भोजन किया करते थे, और जिनके घर में भोजन करते थे वे आज भी गर्व से उनके संस्मरण सुनाते हैं। तो ऐसे शहर में आपका स्वागत है संजीव। आइए और अपनी कविताओं के साथ में हमसे बात कीजिए। बहुत शुक्रिया अमित भाई। थोड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बात से कि आप इतने कहना चाहिए कि सुकून से बैठे हुए और इतने ध्यान से सुन रहे हैं कविताएं। दिल्ली में बहुत सारे कविता पाठ हुए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यवधान आता रहता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कुछ कविताएं। ये छोटी छोटी कुछ कविताएं हैं, एक दो बड़ी कविताएं सुनो। एक पहली कविता है सैर। एक स्त्री से मैंने कहा सैर पर जाया करो। एक स्त्री से मैंने कहा
सैर पर जाया करो, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसने कहा बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, ये फैक्ट्री में ऑफिस, 4 बजे उठती हूँ मगर काम नहीं निबटते, घर घेरे रहता है, हिलने ही नहीं देता। घर को सैर पर भेज दो, मैं भी चली जाऊंगी। ये कविता है बहुत छोटी सी अभी, किसान आंदोलन। पापा खेत बचाने गए हैं, बच्चे ने जोश से कहा। पापा खेत बचाने गए हैं, बच्चे ने जोश से कहा। जीत कर आए तो क्या करोगे? फूलों का हार पहनाऊंगा। पुलिस की गोली लग गई तो? बच्चा थोड़ा हिचक गया, फिर बोला तब भी फूलों का हार पहनाऊंगा। क्या बात। ये कविता है, ये प्यास। आज गमलों में पानी नहीं लगा, आज बहुत गर्मी थी। आज गमलों में पानी नहीं लगा, आज बहुत गर्मी थी। पौधे प्यासे होंगे, जा पानी लगा। अब रात हो गई माँ, रात में पौधे सो जाते हैं, सुबह लगा दूंगा। प्यासों को नींद नहीं आती बेटा, जा पानी पिला। तर हो जाएंगे तो चैन से सो जाएंगे, नहीं तो रात भर कुलकुलाएंगे। एक ही कविता है, शीर्षक है ढावा। प्रेम कविता है ये। वैसे ही बह रही है हवा जैसे बहती थी, कहीं न जाने की चाल से बधी हुई। वैसे ही बह रही है हवा जैसे बहती थी, कहीं न जाने की चाल से बंधी हुई। अलसाया सा पड़ा है सूरज औंधे मुंह, चटाई पर धुंध की। चिड़ियां डूबी हैं दिन भर की गहरी गुफ्तगू में। धीरे धीरे खोल रही है चाय अपनी गठरी के रंग। छुन छुन गुमक रहे हैं पराठे, कुत्ते निभा रहे हैं भौंकने का आदिम दस्तूर। पत्थर सोए हैं बेसुध नींद में अब तक, झाड़ियां उगी हैं जैसे मन की उदास बातें। अपनी अपनी कहानियों में खोए हैं यहाँ वहाँ बैठे सब लोग। पूरी तरह आबाद है ढाबा जीवन की चुस्कियों में, एक तुम ही नहीं हो बस, खाली और उदास है तुम्हारी कुर्सी। एक ही कविता है, कैद। पहले लगता था शहर के बाहर बनाई जाती हैं जेलें। पहले लगता था शहर के बाहर बनाई जाती हैं जेलें, जहां रखे जाते हैं दुर्दांत अपराधी, चोर डकैत और हत्यारे। आधी उम्र बीत जाने के बाद मालूम हुआ शहर भी बन सकता है जेल। शहर क्या, जंगल पहाड़ घाटी आकाश, गांव देहात राज्य सब जा सकते हैं जेल के भीतर अपराधी की तरह। बच्चे हो सकते हैं अपराधी, वे भी जिन्हें अभी जन्म लेना है। स्त्रियां तो होती ही हैं अपराधी, उन्हीं के बदनों पर उतरते हैं सारे युद्ध। कब्रें हो सकती हैं, होती हैं अपराधी, सारा इतिहास बिगाड़ कर कैसे सो सकती हैं वे चैन की नींद। न्याय कानून संविधान भी हो सकते हैं अपराधी, किए जा सकते हैं कैद बेजुबान परिंदों की तरह। जो जेल के बाहर हैं खुद को आज़ाद समझते हैं, जो जेल के बाहर हैं खुद को आज़ाद समझते हैं। धर्म की धुंध में सलाखें दिखाई नहीं देती। एक ये कविता है, भाई जबकि को प्रिय है तो मैं सुनाता हूँ, कबूतर। मस्जिद से उड़ उड़ कर मंदिर के कमूरों पर बैठ रहे हैं कबूतर। मस्जिद से उड़ उड़ कर मंदिर के कमूरों पर बैठ रहे हैं कबूतर। अपने पंखों में नमाज की आयतें भर बिखेर रहे हैं उन्हें भजनों के छंदों पर। मंदिर की घंटियों से घंटों बतियाते हैं और भजनों के बोलों से मस्जिद की सफेद दीवार रंग आते हैं। 21वीं सदी में भी इन्हें मंदिर मस्जिद का फर्क नहीं मालूम। बेवकूफ़ों को नमाज और भजन दोनों एक लगते हैं। कभी मस्जिद पर कभी मंदिर पर अपनी बुजुर्गों करते रहते हैं। कोई इन्हें रोको भगाओ मारो, कमबख्त धर्मों को भ्रष्ट किए देते हैं। एक कविता है, बाईपास। हर शहर के चारों तरफ आप देखते हैं कि बाईपास बन रहे हैं। बाईपास, मेरे शहर की राह जो तेरे शहर से गुजरती थी,
मेरे शहर की राह जो तेरे शहर से गुजरती थी, एक बाईपास बन गया है वहाँ, जैसे चांद की एक खांब धराती से कटी हुई। तख्तियों पर टंगा तुम्हारा शहर, तख्तियों पर टंगा तुम्हारा शहर, बहुत कपकपाता रहता है हर वक्त। बहुत तेज गुजरती हैं अब गाड़ियाँ, पलक झपकते ही छूट जाता है पुराना शहर। छूट जाती हैं पहचानी हुई जगहें, पहचाने हुए चेहरे, मिठाई की दुकानें, चाट के ठेले। सदियों का जमा सारा स्वाद छूट जाता है, और वह तारा तुम्हारी लौंग के मोती सा टिमटिमाता, वह तारा भी अब दिखाई नहीं देता। बाईपास में सब ओझल हो गया। ये कविता है हुनर, बहुत छोटी सी कविता है। जो स्त्रियां हैं उनसे ही ये कविता मैंने उठाई है वहां से। उंगलियों से लपेट कर 2 बार ऐंठ कर, उंगलियों से समेट कर 2 बार ऐंठ कर, गोल गोल घेरा बना, बट लेती है वह बालों का जूड़ा, और उंगली के एक इशारे से पिरो लेती है खुले बालों के सिरे जूड़े के भीतर से। बिना बंधन के रुके रहते हैं वे, बंधे भी और खुले भी, बांधने का यह हुनर कैसे सीखती है स्त्री। एक कविता है फिक्र। पार्क में लगे नल से पानी की एक एक बूंद गिर रही है। छोटी छोटी चिड़ियां आती हैं और नल से लटक गिरती बूंदों को उठा लेती हैं। नल अगर ठीक होता तो पानी पर चिड़ियों का अधिकार खत्म हो जाता। नल अगर ठीक होता तो पानी पर चिड़ियों का अधिकार खत्म हो जाता। धूप में वे मारी मारी फिरती, प्यास से बेदम कुछ मर जाती। इंसानों को न सही चीजों को दुनिया की फिक्र है। इंसानों को न सही चीजों को दुनिया की फिक्र है। चीजों का यूं खराब होना उनका जिंदा होना है। एक कविता में छोटी सी कविता है स्माइली। युवा साथी हैं यहाँ जो अक्सर स्माइली व्हाट्सएप मैसेज करते हुए भेजते हैं। तो ये कविता है स्माइली। बड़ी मोहब्बत से घंटों सोचकर जो लिखा था संदेश, बड़ी मोहब्बत से घंटों सोचकर जो लिखा था संदेश, एक स्माइली छिड़क दिया दोस्त ने उसके ऊपर मोबाइल फैक्ट्री में बना हुआ। बड़ी मोहब्बत से घंटों सोचकर जो लिखा था संदेश, एक स्माइली छिड़क दिया दोस्त ने उसके ऊपर मोबाइल फैक्ट्री में बना हुआ। अरे मियाँ बुरा मान जाएंगे शब्द, हमारी बातों के लिए तुम्हें ये मुआ स्माइली ही मिला। सही से मुस्कुराने का जिसने अभी ढंग तक नहीं सीखा। हर बात पे मुंह बिचका देता है, हर बात पे मुंह बिचका देता है। कभी दांत तो कभी जीभ दिखा देता है, बेशब्द कहीं का। आंखें गोल मुंह फटा हुआ, न पलके हैं न ठुड्डी। आंखें गोल मुंह फटा हुआ, न पलके हैं न ठुड्डी। नाक का भी कुछ अता पता नहीं, ऐसे मुंह का आखिर क्या करेगा कोई। जुबान निकली है तो निकली है बाहर तक, अरे इसे लपेटो और रख लो मुंह के भीतर। अच्छे बच्चे यूं जीभ नहीं दिखाते, हर वक्त मक्खियां बैठ जाएंगी मिठाई का टुकड़ा समझकर। मगर इससे क्या कहें, मगर इससे क्या कहें, ये कुछ नहीं सुनता, ढीठ है पूरा। कान हो तो सुने, बहरा कहीं का। अब तुम ही कहो, अब तुम ही कहो जो न सुनता है न बोलता है। अब तुम ही कहो जो न सुनता है न बोलता है। एक सा चेहरा लिए खड़ा हो जाता है, वो कैसे कहेगा तुम्हारी बात, कैसे सुनेगा मेरी बात। बिना कहे बिना सुने कैसे बचेगी। एक आखिरी कविता मैं सुनाता हूँ, और ये है माएँ होती हैं चींटियाँ। चींटियों को देखकर माँ की याद आती है मुझे। चींटियों को देखकर माँ की याद आती है मुझे। वो भी ऐसे ही उतार लेती थी कढ़ाई में जमी रह गई सब्जी की परत रूखी रोटी से। सबको खिलाने के बाद यही लिपटी हुई बची रह जाती थी सब्जी, सब्जी का एहसास दिलाती हुई, और हमें ये झांसा कि वो रूखी नहीं खा रही, सब्जी से खा रही। माएँ वास्तव में चींटियां होती हैं, लगातार चलती रहती हैं वे, इस कोने से उस कोने,
कामों को जैसे सूंघती चलती हैं और दबाकर अपने मजबूत हाथों में लिए चलती हैं उन्हें यहाँ से वहाँ। वे चींटियों की तरह ही होती हैं ताकतवर, वे चींटियों की तरह ही होती हैं ताकतवर, तभी तो उठा लेती हैं अपने से कई गुना बड़ा घर अपने छोटे से सर पर। चींटियां होती हैं माएँ बचाकर रखने की अपनी आदत में चीजें मुश्किल वक्त के लिए। चींटियां होती हैं वे अपने शरीर में कि हड्डियों के सिवाय कुछ नहीं होता उनमें। चींटियां होती हैं माएँ कि जरा सी आहट से मुश्किल की फैल जाती है खलबली उनमें और निकल पड़ती हैं वे अंडी बच्चों की हिफाजत में। चींटियां होती हैं वे लड़ते हुए अपनी रक्षा में कि दांतों को गहरा गाड़ देती हैं कि मरकर भी नहीं छूटती उनकी पकड़ घर के दुश्मन से। चींटियां होती हैं माएँ रास्ते में बतराते हुए, रुककर हालचाल पूछते हुए दूसरी चींटियों से। ये ज़्यादातर लकीरों में चलती हैं और भटक कर फिर से मिल जाती हैं उन्हीं लकीरों में कि माएँ लकीरों में रहती हैं सारी जिंदगी अपनी हथेलियों की। चींटियों को मरते नहीं देखा है मैंने और नहीं देख पाते हैं हम माओं को मरते हुए, दिन रात खपते हुए ईंधन सी घर भट्टी में। माएँ होती हैं चींटियाँ कि जाने अनजाने कुचलती जाती हैं बेखबर पैरों से चींटियों की तरह। बहुत शुक्रिया। तो सुदर्शन कवि की संवेदनशील और सशक्त कविताएं हमने सुनी। और संजीव भैया, आनंद तो बहुत आया, लेकिन आपने एक दिक्कत खड़ी करवा दी है। सभागार में एक लड़की है जिसने अभी मेरे परामर्श पे आगे आने वाले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए एक पैनल तैयार किया है। वो इस कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से झगड़ा करने वाली है कि आपने इनका नाम उस कार्यक्रम में, और आपने ये स्वार्थ का काम किया है कि अपने कार्यक्रम में इनको बुला लाए और हमारे कार्यक्रम के लिए आपने उनका नाम, वो लड़की जानती है ये बात। मैं इस शहर की एक आला सांस्कृतिक शख्सियत पीछे बड़ी विनम्रता से बैठी और आनंद ले रही है। कृष्णकांत दीक्षित राजा को आमंत्रित करता हूँ आए और संजीव को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। पर्यावरण पर काम करने वाली असाधारण संस्था कदम के आधार स्तंभ कृष्णकांत दीक्षित यहाँ आइए, और सांस्कृतिक क्षेत्र में अहीर नृत्य को जिन्होंने पूरे देश में पहचान दिलाई है, राजा जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, यहाँ है। हमारे श्रद्धेय कवि और हमारे महबूब कवि मणिमोहन हैं। और मैं बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा था कि सभा उस मुकाम तक पहुंचे जहां मणिमोहन को सुने। 2 मई 1967 को विदिशा में जन्मे, सिरोंज में जन्मे शासकीय मणिमोहन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ठीक है। आइए 4 कविता संग्रह हैं मणि सर के, और बाकी वो अपनी कविताओं में अपनी बात कहेंगे। इससे बेहतर कि मैं आप उनकी बात रखूं, वो अपनी खुद अपनी बात रखें। आइए। मेरे सभी साथी कवि आदरणीय दानी जी, अवधेश जी, असंग जी, कुंदन सिद्धार्थ जी और इस नगर के सभी सुधीजन। हाँ ठीक है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ सबसे पहले कि हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया हिंदी साहित्य सम्मेलन की जबलपुर इकाई ने और विवेचना रंगमंडल ने। तो अपने सभी साथी कवियों की तरफ से आभार। कुछ कविताएं पढ़ता हूँ, बहुत छोटी छोटी कविताएं पढ़ता हूँ। मतलब 2 कविताओं में पूरी लगभग कविताएं घुस जाए मेरी ऐसी है, अनुमति चाहूँगा। पहली कविता है परिभाषा। पहले जैसी नहीं रही परिभाषाएं, संज्ञा या सर्वनाम की तरह सरल और सहज कि किसी ने पूछा और झट से बता दी। पहले जैसी नहीं रही परिभाषाएं, संज्ञा या सर्वनाम की तरह सरल और सहज कि किसी ने पूछा और झट से बता दी। अब तो हथियारों के साए में शान से चलती हैं परिभाषाएं। अब तो हथियारों के साए में शान से चलती हैं परिभाषाएं। परिभाषा पूछी तो गोली चल जाएगी, परिभाषा पूछी तो गोली चल जाएगी, और गोली के बाबत सवाल किया तो परिभाषा बता दी जाएगी।
एक और छोटी सी कविता है। हमारे यहाँ बेतवा नदी के किनारे है हमारा कस्बा, तो अक्सर पुल के ऊपर नदी आ जाती है, तो वहीं से ये कविता मैंने उठाई है कि कौन यकीन करेगा कि मैंने नदी को पुल के ऊपर नृत्य करते हुए देखा है। कौन यकीन करेगा कि मैंने नदी को पुल के ऊपर नृत्य करते हुए देखा है। देखा है मैंने पुल के दोनों तरफ थमे हुए पहिए, देखा है मैंने पुल के दोनों तरफ थमे हुए पहिए, गति को नतमस्तक होते हुए देखा है, गति को नतमस्तक होते हुए देखा है। सुना है मैंने नदी का अट्टहास, सुना है मैंने नदी का अट्टहास, सुनी है लोगों की बातें, कब उतरेगी यह नदी पुल से नीचे। सुनी है मैंने लोगों की बातें, कब उतरेगी यह नदी पुल से नीचे। नदी जब उतरी तो कीचड़ से लथपथ पुल को भी देखा है। नदी जब उतरी तो कीचड़ से लथपथ पुल को भी देखा है। एक और छोटी सी कविता है, छोटी छोटी कविताएं लिखता हूँ, वही पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। रात में खिलते फूल। कुछ फूल रात को खिलते हैं, कुछ फूल रात को खिलते हैं, उन्हें शायद रात की नीरवता पसंद है, उन्हें शायद रात की नीरवता पसंद है। अंधेरे में खिलते हुए ये फूल सुबह की बाट जो होते हैं, अंधेरे में खिलते हुए ये फूल सुबह की बाट जो होते हैं, ये उन फूलों से कितना अलग है, ये उन फूलों से कितना अलग है जो खिलने के लिए सुबह की बाट जो होते हैं। ये कविता है, मैं जहाँ बहुत सुधीजन बैठे हैं पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूँ। छोटी सी कविता है ये भी। और एक दृश्य है जो अक्सर मैं देखता हूँ, हमारे घर के पीछे से एक चरवाहा है जो बकरियों को लेके जंगल जाता है, गुजरता है। कस्बे में रहता हूँ मैं, तो एक दिन अलग तरह का कुछ दृश्य था और वही दृश्य इस कविता में है। अपने घर लौटते हुए रास्ते में अचानक रुक गया बकरियों का पूरा झुंड। अपने घर लौटते हुए रास्ते में अचानक रुक गया बकरियों का पूरा झुंड। बच्चा जनने वाली है एक बकरी, चरवाहा बैठ गया है वहीं धरती पर। बच्चा जनने वाली है एक बकरी, चरवाहा बैठ गया है वहीं धरती पर। काला सफेद सा एक सुंदर बच्चे ने जन्म लिया है संसार में। काला सफेद सा एक सुंदर बच्चे ने जन्म लिया है संसार में। चरवाहा अपने गमछे से पोंछ रहा है अभी अभी जन्मे बच्चे का शरीर। चरवाहा अपने गमछे से पोंछ रहा है अभी अभी जन्मे बच्चे का शरीर। सड़क किनारे दम साधे खड़ा है बकरियों का पूरा झुंड। सड़क किनारे दम साधे खड़ा है बकरियों का पूरा झुंड। किसी को जल्दी नहीं घर जाने की, किसी को जल्दी नहीं घर जाने की। चरवाहे ने अपनी गोद में उठा लिया है अभी अभी जन्मे बच्चे को। चरवाहे ने अपनी गोद में उठा लिया है अभी अभी जन्मे बच्चे को। कारवां फिर चल पड़ा है। दो बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं। एक 4 पंक्तियों की कविता है जिसका शीर्षक है लाश। बहुत रसूख वाले हैं दरिंदे, बहुत रसूख वाले हैं दरिंदे। बलात्कार और हत्या के बाद वे उस लड़की की लाश चांद पर फेंक आए। बहुत रसूख वाले हैं दरिंदे, बलात्कार और हत्या के बाद वे उस लड़की की लाश चांद पर फेंक आए। एक और छोटी सी कविता है, बहुत अलग तरह की कविता है जो मैंने सफेद रंग को लेकर लिखी है, जिसका शीर्षक है श्वेत। थक जाओ जब रंगों के शोर से, वाजपेयी जी को समर्पित है। थक जाओ जब रंगों के शोर से, जब ऊब जाओ रंगों की वाचालता से, तो लौट आना चुपचाप इस रंग के करीब। थक जाओ जब रंगों के शोर से, जब ऊब जाओ रंगों की वाचालता से, तो लौट आना चुपचाप इस रंग के करीब। यह रंगों की अनुपस्थिति का रंग है, यह रंगों की अनुपस्थिति का रंग है। संसार की तमाम कलाओं का आदिम रंग, संसार की तमाम कलाओं का आदिम रंग। यह जीवनदायी स्तन्य का रंग है, यह जीवनदायी स्तन्य का रंग है। हालांकि भौतिक विज्ञान की नज़रों में
यह एक निर्वासित रंग है। हालांकि भौतिक विज्ञान की नज़रों में यह एक निर्वासित रंग है। अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ चलिए, अंतिम 2 कविता पढ़ रहा हूँ मैं। इसका शीर्षक है बिल्ली। शाम होते ही रोज घात लगाकर बैठ जाती है एक बिल्ली, लताओं के झुरमुट के करीब जहाँ चिड़ियों ने बना रखे हैं अपने घोंसले। शाम होते ही रोज घात लगाकर बैठ जाती है एक बिल्ली, लताओं के झुरमुट के करीब जहाँ चिड़ियों ने बना रखे हैं अपने घोंसले। मैं दौड़ता हूँ बिल्ली की तरफ और खदेड़ आता हूँ उसे दूर तक। मैं दौड़ता हूँ बिल्ली की तरफ और खदेड़ आता हूँ उसे दूर तक, पर बिल्ली बहुत शातिर है। वह लौटती है दबे पाँव और फिर बैठ जाती है घात लगाकर। पर बिल्ली बहुत शातिर है, वह लौटती है दबे पाँव और फिर बैठ जाती है घात लगाकर। बहुत अच्छी तरह जानती है बिल्ली मनुष्य और उसके स्वभाव को। बहुत अच्छी तरह जानती है बिल्ली मनुष्य और उसके स्वभाव को। वह अच्छी तरह जानती है चिड़ियों की भाषा भी। वह अच्छी तरह जानती है चिड़ियों की भाषा भी। और एक हम है ढपोर शंख। और एक हम है ढपोर शंख, MA, MPhil, PhD, जिसे परिंदों की इतनी भी भाषा नहीं आती कि सावधान कर सके खतरे के वक्त। एक हम है ढपोर शंख, MA, MPhil, PhD, जिसे परिंदों की इतनी भी भाषा नहीं आती कि सावधान कर सके उन्हें खतरे के वक्त, कि बचा सके उन्हें शिकार होने से। अंतिम कविता मैं पढ़ रहा हूँ, शहर के सभी सुधीजनों को समर्पित है। इसका शीर्षक है शुभ रात्रि। किसी अंधेरी गली के मोड़ पर कहीं छिपा हुआ खड़ा है कोई हत्यारा। किसी अंधेरी गली के मोड़ पर कहीं छिपा हुआ खड़ा है कोई हत्यारा। किसी अंधेरे बंद कमरे में छिपी बैठी है डर से कांपती कोई स्त्री। किसी अंधेरी गली के मोड़ पर कहीं छिपा हुआ खड़ा है हत्यारा। किसी अंधेरे बंद कमरे में छिपी बैठी है डर से कांपती कोई स्त्री। बस टूटने को ही है चरमराता हुआ दरवाजा। बस टूटने को ही है चरमराता हुआ दरवाजा। इस रात में छिपा हुआ है कितना सारा अशुभ। इस रात में छिपा हुआ है कितना सारा अशुभ। आप तो शुभ रात्रि कहकर अपने घर चले गए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जसवीर त्यागी जी को, और उसके पहले मैं डॉक्टर प्रशांत मिश्रा यहाँ पर हैं, आपसे सस्नेह अनुरोध करता हूँ कृपया आएँ और मणि मोहन सर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। डॉक्टर प्रशांत मिश्रा हमारे हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्यक्रमों में इनका अपूर्व सहयोग रहता है, साहित्य प्रेमी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आएँ और आदरणीय मणि सर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। जसवीर त्यागी जी दिल्ली से आते हैं, राजधानी कॉलेज हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर यहाँ पे जसवीर जी की कविताएं पहल सहित सभी राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। अभी भी दुनिया में आपका काव्य संग्रह है। कुछ कविताओं का दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। सचेतक और डॉक्टर रामविलास शर्मा एवं डॉक्टर रामविलास शर्मा के पत्र ग्रंथों का आपने संपादन किया है। इस संदर्भ में उन्हें आदरणीय ज्ञान जी का पत्र भी एक बार प्राप्त हुआ था, जो उनके लिए एक धरोहर है। जसवीर त्यागी जी को हिंदी अकादमी के नवोदित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं बहुत आदर से आमंत्रित करता हूँ जसवीर जी को, आएं और अपनी कविताएं। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन जबलपुर का हृदय से आभार। भाई विवेक चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना समय दिया।
हालांकि जब कवियों के नाम बुलाए जा रहे थे तो मेरे मन में ये लग रहा था कि मेरा नाम कब आएगा। हालांकि मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि अच्छा है, सबसे बाद में अब कोई भी नहीं है तो मैं कितनी भी सुना सकता हूँ। सबसे ज्यादा प्रेम जो और स्नेह जो करते हैं ना, वो अंतिम कवि से ही करते हैं। भाई मिश्रित स्नेह रहता है। नहीं, और जब ये मणि भाई ने कविता सुनाई शुभरात्रि, तो मैं कहने वाला था ऐसा हुआ कि मैंने नहीं सुनाई, अभी शुभरात्रि मत कहिए, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। तो कुछ छोटी छोटी कविताएं और उसके बाद ये एक दो और कविताएं। कविता का शीर्षक है बचा रहे। स्वीकार बचा रहे, आभार बचा रहे, प्यार बचा रहे, किसी के दुख में खुश ना हूं, किसी की खुशी में दुखी ना हूं, बस इतना संस्कार बचा रहे। कामना है किसी की स्मृति में कोई कड़वाहट बनकर ना रहूं। कामना है किसी की स्मृति में कोई कड़वाहट बनकर ना रहूं, कोई चुभन बनकर किसी को पीड़ा ना दूं। चाहता हूं चाहे किसी की मंजिल ना बन पाऊं, पर किसी का रास्ता तो बन ही सकता हूं। कविता है बचाओ। सरकार कहती है बेटी बचाओ, सरकार कहती है बेटी बचाओ, जनता कहती है बेटी बचाओ, बेटियां कहती हैं बचाओ बचाओ बचाओ। अकेला बूढ़ा आदमी, अकेला बूढ़ा आदमी चूल्हे की आंच पर बना रहा है रोटी। अकेला बूढ़ा आदमी चूल्हे की आंच पर बना रहा है रोटी, बार बार की कोशिश के बाद भी सेंकते हुए जल जाती है रोटियां। अकेला बूढ़ा आदमी चुप्पी की चटनी के साथ खा रहा है जली हुई रोटियां। अकेला बूढ़ा आदमी चुप्पी की चटनी के साथ खा रहा है जली हुई रोटियां। खाते हुए एक हाथ से तोड़ता है रोटी का टुकड़ा और दूसरे हाथ से पहुंचता है अपना गीला गाल। स्पर्श। मैंने नवजात शिशु को देखा, मैंने नवजात शिशु को देखा। शिशु देर तक मेरी उंगली पकड़े रहा। मैं एक अलौकिक आत्मीय ऊर्जा से भर गया। पहली बार मुझे एहसास हुआ हम कविता को छू भी सकते हैं। खबर। अखबार डालने वाला लड़का कहीं होले से सरका देता है अखबार, और कहीं ऊंचे ऊंचे घरों में पूरी शक्ति से फेंकता है। खबर भी हम तक कहीं आहिस्ता से और कहीं पूरी ताकत लगाकर पहुंचाई जाती है। ईंट वे मिट्टी से बनाई गई, धूप में रखकर सुखाया गया उन्हें। वे मिट्टी से बनाई गई, धूप में रखकर सुखाया गया उन्हें, फिर धधकती आग की भट्टी में भर दी गई। जब तपकर तैयार हुई, बेच दी गई किसी जरूरतमंद को। वे महल, इमारत, भवन हर किसी की नींव में धरी गई। फिर प्लास्टर की पोशाक से
ढक दिया गया उनका समूचा अस्तित्व। ईंटों को देखकर न जाने क्यों याद आई स्त्री। दड़बे की मुर्गियां बंद है दड़बे में, दड़बा बंद है कसाई की हथेलियों में। मुर्गियां धीरे धीरे घट रही हैं और कसाई की हथेलियां फैलती जा रही हैं। उनके सामने फेंक दिया गया है दाना, मुर्गियां झपट रही हैं दानों पर। कसाई फेंक कर 4 दाने हर बार उठा लेता है एक मुर्गी। मुर्गियां नहीं समझ रही है 4 दाने और एक मुर्गी का गणित। कसाई के चाकू की चमक गिर रही है मुर्गियों की गर्दनों पर। कसाई के चाकू की चमक गिर रही है मुर्गियों की गर्दनों पर। दड़बे की मुर्गियों, जागो, समझो, संभलो और एकजुट हो जाओ। यह समय दानों के लिए एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का नहीं, यह समय है दानों से बचने का। पिताजी, मेरे पिताजी कम बोलते हैं। उन्हें कभी खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। अक्सर वे धूप और बारिश में बाहर होते हैं। मैं कई बार मन ही मन सोचता हूँ पिताजी अकेले ही धूप और बारिश से लड़ रहे हों। घर आने पर चुप रहते हैं और एक ही कुर्सी पर बैठे बैठे घंटों किताब मांझते रहते हैं। उस वक्त मानो कोई पुजारी हो। बाहर जाते समय उनका ध्यान बार बार घड़ी पर ही रहता है। शाम को देखता हूं उनकी आंखों पर दिन भर की धूल घर बनाकर बैठी है। मुझसे रोज पूछते हैं, आज पढ़ाई की थी? मैं कहता हूं जी हाँ। उनका कम बोलना मुझे बहुत सालता है। फिर एक रोज मां से पूछा था, पिताजी हंसते क्यों नहीं? मां ने बताया पिताजी ऐसे ही होते हैं। मां ने बताया पिताजी ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही क्यों? यही सब तो मैं जानना चाहता हूं। अचानक मुझे ख्याल आया, अपने जन्मदिन पर पिताजी के साथ चार्ली चैपलिन की फिल्म देखूंगा, तब वे जरूर हंसेंगे। लेकिन नहीं, उस दिन भी सामान्य हर रोज की तरह। आखिरकार एक दिन मन बांधकर मैंने पूछ ही लिया, पिताजी आप हंसते क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर पिताजी हंसे थे और मेरी पीठ थपथपाकर कहा था, बरखुरदार वक्त को पहचानना सीखो। मैं देर रात तक वक्त को पहचानने का अर्थ खोजता रहा, कुछ हाथ नहीं लगा। उस समय निरा बालक था, बाहर की धूप और बारिश से बेखबर। जब खुद पिता बना, अब समझ पाया हूँ पिताजी की चुप्पी का कारण और वक्त को पहचानने का अर्थ। ये अंतिम कविता। हालांकि मुझे लगता है कि इस तरह सभी के साथ होता होगा। मेरे मोबाइल में एक दोस्त का नंबर है। मेरे मोबाइल में एक दोस्त का नंबर है। दोस्त अब नहीं है संसार में, उसका नंबर अभी भी सेव है मेरे मोबाइल में। दोस्त के जाने के बाद उस नंबर पर मैंने कभी कॉल नहीं किया और जानता हूं कि कभी करूंगा भी नहीं। यहां तक कि मैंने कभी यह जानने की भी कोशिश नहीं की आखिर वह नंबर काम करता भी है या नहीं।
जब कभी मोबाइल पर मेरी आंखों के सामने आ जाता है वह नंबर, मैं क्षण भर ठहर जाता हूं और कुछ सोचने लगता हूं। दोस्त जो अब नहीं है दुनिया में, उसका नंबर डिलीट करते हुए न जाने क्यों कांपने लगते हैं मेरे हाथ। मन में कुछ अजीब सा दरकता है। सोचता हूं मोबाइल में जहां रह सकते हैं सैकड़ों नंबर, तो फिर उसी एक नंबर से क्या परेशानी। उसके अलावा बाकी जितने नंबर हैं मोबाइल में, उन सभी से भी कौन सा रोज बात होती है। धन्यवाद। एक सहज कवि की कविताएं ऐसी होती कि मन से कही जाती हैं और बिना किसी भाषाई चमत्कार के हमारे मन तक पहुंच जाती हैं। जसवीर त्यागी। इस सभा का अंत एक कवित्री की भाव उपस्थिति से होगा, और उसके पहले मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य सम्मेलन के जब भी कार्यक्रम होते हैं, दो ऐसे साथी हैं जिनके बिना एक कार्यक्रम की मैं कल्पना नहीं कर पाता हूँ। उनके साहित्य के साथ से कोई संबंध है ऐसा मैं नहीं मानता। अरुण पिल्ले और प्रेमनाथ बेगा दोनों आ जाएं आगे, दोनों आ जाएं। मुझे मालूम है वो आएंगे नहीं, इसलिए मैंने उनको बिठा के जबरदस्ती बिठाया यहाँ पर। आए और जसवीर त्यागी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। छोटी छोटी नौकरी करते हैं। वैसे किताबी साहित्य का कोई सरोकार और जगह नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य सम्मेलन के जब भी कार्यक्रम होता है, दोनों संयुक्त रूप से जसवीर त्यागी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। इस तरह से हम उस पूरी श्रम शक्ति को भी सम्मानित करेंगे जिसके बिना ये दुनिया चल नहीं सकती। एक स्त्री की कविता से इस सभा का अंत करेंगे जिसकी भाव उपस्थिति यहाँ पर है। बाबूशाह कोहली किसी नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और उन्होंने मुझे विशेष रूप से ये कविता दी है कि मैं अपरिहार्य कारण से यहाँ नहीं हूँ, लेकिन उस कविता के जरिए मैं चाहती हूँ कि इस सभा से बात करूँ। और उस नीले कागज को पोस्ट करने के पहले रख दूंगी चुटकी भर हिज्र का नमक, पूनम की शब, चांद के कतरे, उखड़ी सांसें, चंद मोगरे, और डाकिया खत के बदले तुमसे चाय के पैसे लेगा और तुम खुशी खुशी दे दोगे। शायद साल 42 होगा, गांधी धरने की तैयारी करते होंगे, पर तुमको इन बातों से क्या मतलब होगा। बाग में कोयल गाती होगी, हवा तुम्हें छू जाती होगी, खाट के नीचे एक कुत्ता सुस्ताता होगा और तुम झटपट खत खोलोगे। एक खुशबू का झोंका तुमको जद में ले लेगा, कैसे तुम खत पढ़ पाओगे। नीम बेहोशी में खुशबू भीतर खींचोगे, चांद चखोगे और सीने में रात रखोगे। देर तलक आंगन में औंधे से लेटोगे, धूप की दस्तक पर जागोगे, फिर मुनिया के संग खेलोगे, और वो जब तुमसे पूछेगी चाचू खत पढ़ लिया, तुम हंस दोगे। तुम बोलोगे मुनिया इस दुनिया में तो पढ़ने की कितनी चीजें हैं। पढ़ना हो तो मानस पढ़ लें, मेघदूत पद्मावत पढ़ लें, रिल्के पढ़ लें, मिल्टन पढ़ लें, एलन वॉट्स या कोहेन पढ़ लें, लेकिन ये खत पढ़े नहीं जाते। ये खत पढ़े नहीं जाते। ऐसे पागल खत तो बस पीना पड़ता है। यह कहकर तुम हंस पड़ते हो और तुम्हारे शहर में उस दिन बारिश होती है। मैं इस कार्यक्रम को देखिए, इस कार्यक्रम का चमत्कार देखिए। इस सभागार के प्रभारी विनोद मिश्रा जी ने मुझे धमकी दी थी कि वो 8 बजे यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद माइक चले या ना चले आप देख लीजिएगा, और वो अभी तक यहाँ पर है। और उन्होंने वो घर की पूजा छोड़ दी और ये साहित्य कहीं ये लत लग गई तो बेघर हो जाऊंगा। क्या बात है, ऐसा ही हो। तो मैं इस सभा को अंत की ओर ले जाते हुए, सबने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है यहाँ पर। तो एक रस्म के तौर पर नहीं, एक भाव के तौर पर मैं आशुतोष द्विवेदी को, जो कि इस कार्यक्रम में हमारे सहयोग में है, विवेचना रंगमंडल के प्रतिनिधि के रूप में उनको आमंत्रित करता हूँ वे आए और आभार के रूप में अपनी भावांजलि हमसे हमारे साथ साझा करें, श्रद्धांजलि साझा करें। आशुतोष। ये आभार एक बाढ़, एक बाउंड्री वाल की तरह होता है जो एक घेरे में बांधता है, समापन करता है। जब घर बहुत खूबसूरत हो तो बाढ़ बाउंड्री की कोई ज़रूरत होती नहीं है,
पूरा नुमाया होते रहना चाहिए और ऐसी सारी औपचारिकताएं इसको क्षीण करती हैं। इतने अच्छे कवि संगम के बाद आभार कहने के लिए भी शब्द नहीं बचते। मंचीय कविताओं के जो कवि सम्मेलन हुआ करते हैं उनकी तुलना में जो साहित्यिक और शास्त्रीय कविताओं के कवि सम्मेलन होते हैं उनको लेके एक रिस्क कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है कि लोगों को बांध पाएंगे या नहीं, कहीं ये बोझिल तो नहीं हो जाएंगे और औपचारिकता में लोग मंच के और मंच पर एक दूसरे को झेलते हुए बंधे से तो नहीं बैठे रहेंगे। आज मैं पूरी ईमानदारी से ये बता रहा हूं कि उन सरस, सहज और क्षणिक मजा देने वाले कवि सम्मेलनों से सहस्र गुना ज्यादा आनंद, रंजकता और आत्मीयता का अनुभव इस कवि संगम के द्वारा हुआ है और हम ये चाहेंगे कि ये निरंतर लगातार यूं ही चलता रहे। ये बहुत ही अद्भुत है और इस कवि सम्मेलन ने, इस पूरी गोष्ठी ने ये बात साबित कर दी है कि गहन शास्त्रीय बातें भी बहुत सहजता से, बहुत जुड़ के की जा सकती हैं। खासकर देखने में छोटे लगे, घाव करें गंभीर, ये जो छोटी छोटी पंक्तियों में कही गई इन कवियों की बातें हैं, ये बींद गई, दिल को भिगा गई। आप सभी को इस संस्कारधानी की तरफ से, इस जबलपुर शहर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों का सृजन, आप लोगों की संवेदना ऐसी ही पुष्पित पल्लवित होती रहे और जीवन को जीवन बनाए रखने में, इंसान को इंसान बनाए रखने में आपका ये अप्रतिम योगदान निरंतर चलता रहे। आप सभी का जो इस पूरे कार्यक्रम में किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा आभार उन समस्त श्रोताओं का जो इस शहर में आज काफी सारे कार्यक्रम होने के बावजूद यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति के साथ इस क्षण तक भी मौजूद है। ये हम लोगों को ताकत देते हैं कि जीवन अभी बचा रहेगा, सांसें अभी चलती रहेंगी और दुनिया बची रहेगी। धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की सूचना के साथ में इस सभा को समाप्त करेंगे। उर्दू फेस्टिवल के अंतर्गत 2 अक्टूबर गांधी जयंती में मुशायरा होगा PSM कॉलेज में रात 8 बजे से। आप सब वहाँ सादर आमंत्रित हैं और मैं अपनी ओर से भी, जैसा कि आशुतोष जी ने जो भावना व्यक्त की, सबके लिए आप सब जो यहाँ पर आए इतनी दूर से और आप सब जो कि इस शहर की जो साहित्यिक तासीर है उसको आपने दिखाया और सबको ये महसूस कराया कि हाँ, यदि आप अच्छी कविता लेकर आते हैं तो ये शहर सुनने का उत्सुक होता है। मैं भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सनद रहे कि हमने आपको 2.25 घंटे कविता सुनाई है। शुक्रिया। Yeah.